2020, तो 2020 तो हम क्या करते हैं, वो एडवांस हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर में 21-22 के अंदर, राइट? ऐसा ही हम करते हैं. बट एज फार एज 194N is concerned, now assessee are not eligible to carry forward that TDS to the next year, meaning thereby ITR 2 और 7 का प्रोविजन मैं बता रहा हूँ, आप 194N के TDS को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. इसका रीजन भी मैं बताता हूँ, क्योंकि साइमल्टेनियसली जब 194N आया तो सेक्शन 198 अमेंड हुआ. 198 अमेंड होने का पर्पस क्या था? क्योंकि 198 क्या कहता है, TDS विल बी ट्रीटेड एज ए इनकम. बट वहां फिर एक नीचे ऊपर मेंशन कर दिया गया कि 194N TDS विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम. मैं आपको पहले ही बताया, इसका DNA मैच नहीं करता साहब TDS से, वो तो जबरदस्ती घुसा दिया गया इसको. अब वो नहीं करता तो नहीं करता, इसके कारण कंसिक्वेंसली इतने चेंजेस हुए, तो इस कारण से ये सब ITR के अंदर भी चेंजेस करने पड़े. तो जब इनकम ही नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा साहब. तो ये चेंजेस था 194N से रिलेटेड. दो बात हमने की. नंबर एक, ITR 1 कैन नॉट बी फाइल्ड इफ an assessee having TDS deducted under section 194N, and second, 194N TDS cannot be carried forward for the future years. तो ये स्लाइड का हमने कंक्लूड किया इस तरीके से कि ITR 1 और ITR 2 और 7 से. अब एक इंटरेस्टिंग चेंज हुआ और इट्स अगेन नीड ऑफ हार. अब होता है, देखो एक इसका बैकग्राउंड लेता हूं कि ये चेंजेस करने की जरूरत क्या पड़ी. नितेश भाई, होता क्या, स्टार्टअप जो कंपनीज है शुरू के अंदर बहुत सारा पेमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि भाई सैलरी बहुत ज्यादा हम नहीं दे सकते, पर काम बहुत ज्यादा रहता है स्टार्टअप्स के लिए. देयर आर लॉट ऑफ कंप्लायंस एज वेल. तो वो क्या करते हैं कि साहब हम आपको ESOP दे देंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको मेटरलाइज करवा सकते हो. साहब ESOP तो दे दिया, वो तो ठीक है, उस पर टैक्स कौन भरेगा भैया? अब देखो, अर्लियर द ट्रिगर पॉइंट क्या था, आप देखिएगा. अगर इस प्रोविजन को मैं छोड़ दूं जो 2020 के अंदर चेंज हुआ, आप देखिएगा देयर आर 3 ट्रिगर पॉइंट हम कह सकते हैं. फर्स्ट, ऑफर किया जाएगा एम्प्लॉय को कि आपको हम ESOP दे रहे हैं, पहला पॉइंट. सेकंड इज द एक्सरसाइज, यानी एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा उस ऑफर का कि मैं एक्सरसाइज करता हूं उस पर्टिकुलर ऑफर को. Third is the allotment. After exercise, company will allot ESOP to the employee. Now, 3 situation is there, 3 dates are there. The taxability of that particular ESOP perquisite at the time of allotment. Let's say in February 2021, 20 lakhs का allotment हुआ एक पर्टिकुलर असेसी एम्प्लॉय को, 20 lakhs. अब मैं स्ट्रेट अवे 30% टैक्स स्लैब लेता हूं, मीनिंग देयर बाय 6 lakhs. अब अगर उसको फरवरी के अंदर अलॉटमेंट होता है और 6 लाख का TDS आ जाता है परक्यूजिट में, भैया वो घर पे क्या लेके जाएगा? TDS काट लेंगे, उतनी तो उसकी सैलरी नहीं है, 2 लाख तो सैलरी है, तो घर पे लेके नहीं जाएगा क्या 2 महीने? बिल्कुल, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी. मेरे साथ भी कई 1-2 असेसीज के साथ ऐसा हुआ कि परक्यूजिट तो दे दिया गया, अब उसके पास टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं, TDS काट लेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं. Now, by considering all these things, Finance Act came with a provision of deferment of this taxability. Mind it, this is only for employees जो काम कर रहे हैं ऐसी कंपनीज स्टार्टअप के साथ में जिन्होंने ATIAC का रजिस्ट्रेशन ले रखा है. ATIAC स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाके आप करवा सकते हैं. मैं आपको देखो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. There is again a separate registration for DPIIT, डिपार्टमेंट प्रमोशनल, जो हमारा है स्टार्टअप के लिए, जो MSME के लिए हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं. इट इज अगेन सेपरेट. एक ATIAC का अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन है. आप देखो, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन है. अगर आपको स्टार्टअप इनकम टैक्स के अंदर 3 साल की टैक्स एग्जम्पशन चाहिएगी तो आपको ATIAC का रजिस्ट्रेशन चाहिएगा, और वो आप स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाके करवा सकते हैं. वहां पे आपसे वीडियो वगैरह कुछ फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी साहब. If you have taken that registration, then you are eligible कि आप कोई भी 3 साल के अंदर टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं. पूरा जितना आपका प्रॉफिट है पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा साहब. ठीक है साहब. अब ये अलॉटमेंट हुआ, ये पहले की मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोविजन पहले का था. अभी जो प्रोविजन हो गया इस पर्टिकुलर चेंजेस के बाद में, अब आप देखिएगा सिचुएशन कैसे चेंज हुई. अब यहां पे ट्रिगर पॉइंट आ गया 3 कंडीशन के साथ में, विच एवर इज अर्लियर. यहां 3 कंडीशन क्या है? फर्स्ट, ये जो ESOP आपको मिलने वाला है एम्प्लॉइज को,
फर्स्ट है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स, मीनिंग देयर बाई आफ्टर, जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन, नाउ तो टैक्सेबिलिटी हमारी कहां आ गई? टैक्सेबिलिटी आ गई हमारे 3 पॉइंट पे। पहला, 4 साल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द असेसमेंट ईयर जहां पे आपको इसोप अलॉट होता है, मीनिंग देयर बाई इसोप आपको एक्सरसाइज किया, सॉरी एक्सरसाइज हुआ इसोप आपका, उस असेसमेंट ईयर के एंड होने के 4 साल तक आपको कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इफ एम्प्लॉई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग देयर बाई अगर एम्प्लॉई सीजेस टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो छोड़ के चला जाए। यहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या रहेगी, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है और इमीडिएट टैक्सेबिलिटी करना है तो वो टीडीएस कैसे वसूल करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट रहेगा, उस पर बात हम नहीं कर रहे हैं। थर्ड, अगर एम्प्लॉय ने सेल कर दिए हैं जो अलॉटेड शेयर हैं, यानी 3 कंडीशन हमारे पास, एक्सरसाइज हुआ उससे 4 साल एक्सपायर हुए, सेकेंड इज द एम्प्लॉय लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज द व्हेन allotted shares has been sold by the employee। इन तीनों में से जो भी इवेंट पहले आता है, whichever is earlier, वहां टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। नाउ you can understand there is again a deferment of the tax। earlier it was on straight away on the allotment, अब अलॉटमेंट नहीं है, ये 3 कंडीशन देखो और उसका डेफरमेंट हो गया आगे के सालों तक साहब। और वो अच्छा सर, ये तो फिर आपने डेफरमेंट बता दी, इतना बताने की जरूरत क्या है? जब डेफरमेंट हो गया, टैक्स लगना नहीं है तो करना क्या है फिर, समझ गए। वैसे भी कितनी चीजें हम समझेंगे, इधर कंपनीज एक्ट समझना पड़ता है, इधर जीएसटी समझना पड़ता है, एक्ट इनकम टैक्स आप समझा रहे हो, कितना आप कोई एग्जॉस्ट भी तो हो जाता है। तो आप सर छोड़िए, आगे बढ़िए। नहीं, मैं एक चीज आपको और बताता हूँ, यहाँ डेफरमेंट तो हुआ ही हुआ है, बट यू नीड टू डिस्क्लोज टैक्स जो कि डेफर हुआ है इन द आईटीआर इटसेल्फ। Mind it friends, now we need to disclose in the ITR itself। और जो स्केड्यूल हमारा रहेगा वो रहेगा टैक्स ऑन टोटल इनकम, उसका 3A या B पॉइंट है, एग्जैक्टली मेरे को अब याद नहीं आ रहा। नोटिफाइड जो ITR है उसका 3A है, जहां तक मैं रिमेंबर कर पा रहा हूं, उसके अंदर आपको डेफरमेंट जो टैक्स हुआ है उसको भी आपको लिखना रहेगा A या B के अंदर। तो माइंड इट फ्रेंड्स, ये भी हमारी बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम इन सब चीजों को प्रॉपरली कन्वे कर पाए हमारे एसएससीज को, क्योंकि वो आईटीआर भर रहे होते हैं, नॉर्मली तो हमें ही भरना पड़ता है, बट स्टिल वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाइल फाइलिंग द आईटीआर। तो ये एक चेंज हुआ। आप, अरे एक चीज आपको एक और बता दूं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टअप, जो अर्लियर प्रोविजन था टैक्सेबिलिटी का एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, वो सेम रहेगा, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये केवल जो चेंजेस हुए वो स्टार्टअप के लिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक डिफरमेंट का वो लिया हुआ, ये 8A पॉइंट है, 3A नहीं है। आप देख सकते हैं टैक्स ऑन इनकम विदाउट टैक्स डेफर्ड, ये देखिए ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आईटीआर का जो नोटिफाइड आईटीआर है उसके अंदर टैक्स डेफर्ड जो हुआ है उसका भी हमें यहाँ पे देना रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक डिस्क्लोजर हमारा रहेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए एक ये डिस्क्लोजर पार्ट रहा। अर्लियर हमने देखा था कि मार्जिनल रिलीफ के लिए कुछ ऐसे 2 कॉलम नहीं थे। अब यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द सरचार्ज। हम सब जानते हैं कि सरचार्ज के कारण कुछ इनकम उतना नहीं बढ़ता जितना कि टैक्स बढ़ जाता है, तो हमें एक मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। वो मार्जिनल रिलीफ का 2 कॉलम यहाँ पे दे दिए गए, वो आप देख सकते हैं। इन 2 कॉलम पे आगे ये दोनों कॉलम मार्जिनल रिलीफ के हैं, राइट। इस पे एक डिस्क्लोजर पार्ट है, हमें देना है। अब देखिए मेन चेंजेस जो हुआ, और बी विथ मी, इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, and I have got a lot of queries on this particular subject कि सर on my YouTube channel as well कि सर हमने वो तो ITR के अंदर तो ये सेलेक्ट कर लिया है कि हम नया सेक्शन जो 115 BAC है वो हम सेलेक्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आता हूं, पहले शुरू करता हूं सेक्शन क्या है और क्या हमें चीज ध्यान रखनी है। सेक्शन इज दैट 115 BAC इन द न्यू टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, फर्स्ट ऑफ थिंग। और एक चीज आपको मैं बता दूं, जो बिजनेस एसएससी है ही कैन ऑप्ट दिस स्कीम वंस इन अ लाइफ टाइम। अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया फिर ऑप्ट आउट हो गए, कभी भी आप वापस नहीं ले सकते। अदर देन बिजनेस एसएससी इसको हर साल चेंज कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट?
तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। अब बात आती कि सर ठीक है, हमने आईटीआर के अंदर वी हैव ऑप्शन कि वेदर यू वांट टू ऑप्ट न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, यस यस, तो कैलकुलेशन वैसा ही होगा साहब। तो सर खत्म बात, हमने ऑप्ट कर लिया। वेट, हमें एक और कंप्लायंस करना रहेगा, very important. Until unless that compliance has been complied with, you assessee are not eligible to get the benefit of new section, new regime under section 115 BAC. और वो कंप्लायंस है फॉर्म नंबर 10IE नीतीश भाई, वो हमें पहले आईटीआर के पहले भरना रहेगा। जो हमारे कंप्लायंस पार्ट है एक्ट के अंदर ये बोला गया है, असेसी नीड टू फाइल फॉर्म 10IE बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न अंडर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा ड्यू डेट से पहले तो न्यू टैक्स रिजीम। नितेश भाई कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं, बोलो, कंप्लीट करो। हाँ, तो ये 139(1) हमें ध्यान रखना रहेगा कि अब देखो कैसी, आपको मैं कई ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो ड्यू डेट से रिलेटेड है। पहले क्या होता था, अरे पहले एसएससी का भी फोन आता था, प्रोफेशनल आता था, सर रिटर्न टाइम पे नहीं गया, अरे लॉस है क्या? नहीं है, काय को टेंशन करने का, लॉस नहीं मिलेगा, खत्म बात, भर दो बाद में बिलेटेड रिटर्न। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ बेनिफिट्स आर अटैच्ड विद द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स राइट नाउ। इफ वी आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न अकॉर्डिंग ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, देन हमारे कई बेनिफिट्स हैं। मैं आपको 3-4 बेनिफिट तो आज के सेशन में बताने वाला हूं जो ड्यू डेट से रिलेटेड है। अगर हम रिटर्न फाइल ड्यू डेट से पहले पहले होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप भूल जाइए, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। सबसे पहली बात कर रहे हैं हम, ये वाला पॉइंट है कि 10IE फॉर्म अगर आपका नहीं गया, भूल जाइए, आप ओल्ड रिजिम में आ जाओगे। नाउ अब बात ये आती है कि सर यहां पे एक्ट में लिखा है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, भर दिया सर, पर रिटर्न हम बाद में फाइल करते हैं, चलेगा तो सही, पर डिपार्टमेंट देखो, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं उसकी एक लिमिटेशन है, मेरे को पता नहीं है तो कंप्यूटर ही, चाहे सुपर कंप्यूटर हो जाए, दिमाग उसका आदमी ने ही बनाया उस कंप्यूटर का। पर अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमने देखा अर्लियर जो सेक्शन से 115 BAA BAB जो डोमेस्टिक कंपनी के लिए नोटिफाइड हुए थे, कंसेशनल रेट वाले 22% और 15% वाले, वहां भी हमने प्रॉब्लम क्या देखी, वहां भी एक कंडीशन अटैच थी कि आपको ड्यू डेट से पहले पहले आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 10IC और 10ID। अब लोगों ने क्या किया, ड्यू डेट से पहले तो फाइल किया पर आईटीआर के बाद में फाइल किया, तो वहां मिसमैचिंग का ऑप्शन, मतलब मिसमैचिंग के प्रॉब्लम्स आ गए कि साहब आपने फॉर्म फाइल नहीं किया तो ये हम आपको बेनिफिट देते नहीं है कंसेशनल रेट का। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन ही है, मैंडेटरी नहीं है कि आप ये फॉर्म आईटीआर से पहले ही फाइल करें, ताकि ये जो मिसमैचिंग का जो ये एक प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। तो आप पहले ही आईटीआर के पहले ये सब फाइल कर दें। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने सेक्शन 115 BAB की भी बात की, जो डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15% टैक्स नोटिफाइड हुई हमारी लास्ट ईयर जब हमने देखा, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया। वहां एक चीज मेरे जब कई सेशन में ऐसे क्वेरीज भी आई, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है मैं आपके सामने रखूं। BAB की एक कंडीशन है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद में इनकॉर्पोरेट होती है, वो एलिजिबल है कंसेशनल टैक्स रेट के लिए 15% के लिए। पर फ्रेंड्स वहां एक और कंडीशन अटैच है, वो क्या है, वो ये है कि आपको फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको 10ID फॉर्म भरना रहेगा। अगर आप वो फॉर्म नहीं भरते तो आपको वो जो बेनिफिट है 15% का, कंपनी के लाइफ टाइम में कभी नहीं मिलने वाला है। अब कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई, उन्होंने वो फॉर्म ही नहीं भरा। तो ये मैं आपको बता दूं, आप ध्यान रखिएगा कि ये सब आपको कंप्लाई करने हैं, सारी चीजें ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो ये चीजें थी जो वाकई में हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ITR 1 और 4 से रिलेटेड है, 115 BAC से रिलेटेड है। हमको 10IE का फॉर्म भरना रहेगा साहब। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ता हूं। अब आइए साहब, जो एक हमारी जो नब्ज है टैक्स ऑडिट, उसके रिलेटेड सर, यहाँ तो पहले तो ये था कि GST ऑडिट भी नहीं रहेगी, इधर टैक्स ऑडिट में 10 करोड़ की लिमिट कर दी, तो अब वो भी नहीं रहेगी। तो अब करना क्या है, क्या OTP कैप्चा ही पढ़ना है हमें और कुछ नहीं करना? तो सर बात ये आती है कि आप घबराए नहीं, कूल डाउन। अभी हमारी GST ऑडिट भी एक्सटेंड हो गई है, 1 साल तो अभी हम कर ही रहे हैं, आगे आगे नोटिफाइड नहीं हुई है, और टैक्स ऑडिट भी कहीं जाने वाली नहीं है, बिलीव मी। अब प्रोविजन ही ऐसा आया, अभी क्या था, अब मैं आता हूं पहले प्रोविजन क्या था, अब क्या है, और हमें इसका प्रोविजन किस तरीके से रीड करना है। आप देखिए, अर्लियर प्रोविजन था वो ये था
जो 44 AB के अंदर था, एक इंसर्ट कर दिया गया फर्स्ट क्लोज के अंदर, ए के अंदर, कि अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर है किसी भी एसएससी का, तो वो 5% अगर उसका रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन कैश का नहीं है, माइंड इट, मैं थोड़ा सा आपको साथ में लेके चल रहा हूं, अगर टोटल रिसिप्ट 100 रुपए है, गेटिंग माई पॉइंट, समझिएगा इस चीज को, 100 रुपीज। अब देखो यहां कंफ्यूजन क्या आता है, रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ सर? रिसिप्ट का मतलब सारी रिसिप्ट, आपकी कैपिटल रिसिप्ट, अगर आपको लोन मिल गया वो भी लेना है, अगर आपको पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो भी लेना है। आप तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उठा लो साहब, कैश और बैंक का 100 रुपए टोटल है, उसके अंदर 5% अगर कैश के अंदर रिसीव नहीं है, टोटल रिसीव 100 रुपए थी और आपकी कैश की रिसीव 4 रुपए है, तो आप इलिजिबल है उस प्रोविजन के लिए, यानी आपको टैक्स ऑडिट, एसएससी को टैक्स ऑडिट नहीं करवानी, सेम पेमेंट पे देखना है। तो ये पहले लिमिट थी 5 करोड़, अब बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। और क्या कहा गया है, इफ एनी एसएससी हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹10 करोड़ और उसकी जो टोटल रिसीप्ट और पेमेंट है उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है कैश का वो 5% से ज्यादा नहीं है, देन जो टैक्स ऑडिट का प्रोविजन वो फोरगो कर सकता है, उसको अप्लाई नहीं होगा, तो टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं 10 करोड़ पे 5% कितना होता है? 50 लाख रुपए। सर 50 लाख तो कोई कैश में खर्चा करता ही नहीं है साहब, ना रिसिप्ट में ना पेमेंट में। इतना कैश में मोदी जी ने पहले ही सारे नोट तो अंदर जमा करवा दिए, अब बाहर निकले कहां है? वो तो पेमेंट कैसे इतना कहां है, तो मतलब टैक्स ऑडिट तो चली गई, ऐसा नहीं। अब देखिए इसके अंदर देखो, जब हमारा फाइनेंस बिल आया तब यही कंफ्यूजन था कि मोस्टली ये प्रोविजन स्ट्रेट अवे लगेगा जैसे पिछले साल था, पर अब फाइनेंस एक्ट जब ये बना, हमारे प्रेसिडेंट ने इसको जब एसेंट दी, तो वहां पे ये नीचे वाला प्रोविजो ऐड कर दिया गया साहब। इंटरेस्टिंगली देखना ए क्या कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, बी विद मी, एओ क्या कर सकता है यहाँ पे, आप ये भी देखना। देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज, कौन सा क्लोज? 10 करोड़ वाला, द पेमेंट और रिसिप्ट एज द केस में बी बाय ए चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक और बाय ए बैंक ड्राफ्ट। मतलब अगर आपने कोई पेमेंट और रिसिप्ट की है आइदर बाय चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पेई, which is not account pay, mind it, shall be deemed to be the payment or receipt as the case may be in cash। ऐसा मान लिया जाएगा साहब कि वो कैश में ही है, मीनिंग देयर बाई। अब देखिए कितना एसएससी है जो वाकई में जब चेक इशू करते हैं तो उसके ऊपर उसका चेक का कॉपी अपने पास जेरोक्स करके रखते हैं। मेरे ख्याल से हार्डली हर एक चेक का, कभी हम जब ऑडिट करने जाते हैं 269 एसएस का जब क्लोज डालते हैं तो हम ये एक क्लोज लिख देते हैं ऑडिट के अंदर कि वी एसएससी डू नॉट हैव प्रॉपर सपोर्टिंग, कि भैया वो क्रॉस चेक है कि नहीं है, यही डालते हैं बाय डिफॉल्ट, ये डलता है। आप देखो फॉर्मेट भी डाउनलोड करना टैक्स ऑडिट का तो वहां प्री फिल्ड आएगा कि आपको ये लैंग्वेज ही लिखनी, क्योंकि उसके पास रहता ही नहीं है कि भैया मेरे पास अकाउंट पे चेक का प्रूफ मिल जाए मेरे को। आप समझिएगा। अब एसएससी, अब देखो हमारी प्रोफेशनल की लायबिलिटी कहाँ आती है। एसएससी नितेश भाई के पास पहुंचता है कि नितेश सर मेरे को तो ऑडिट नहीं करवाना, 10 करोड़ का प्रोविजन है, मैं तो बाहर हूं, क्या करने का है, मेरी तो सारी रिसिप्ट और पेमेंट ही चेक के थ्रू है, मोदी जी ने डिजिटाइज बना दिया था, हम तो यूपीआई ऐप के थ्रू करते हैं साहब। ठीक है, क्या हमारे प्रोफेशनल की कोई लायबिलिटी आती है? नहीं, 1% भी नहीं है। पर इतना जरूर है, उसको एक बात जरूर कन्वे कर दें कि सर आपने जितने रिसीट पेमेंट चेक के थ्रू किए हैं एक बार संभाल लीजिएगा उनको, जो चेक हैं उनके अकाउंट पे के प्रूफ आपके पास है कि नहीं है। आपने उनकी जेरोक्स रखी है कि अकाउंट पे था कि नहीं था? नहीं साहब नहीं रखी, तो फिर तैयार रहिएगा। एओ अगर असेसमेंट में आपसे मांग लेता है कि भैया हमें अकाउंट पे चेक के प्रूफ दे दो, हम तो ये मानेंगे रिसिप्ट कैश में ही है, तो आप उससे लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एओ इससे बात कर सकता है इस प्रोविजन को साथ में लेके कि साहब इसमें साफ लिखा है अगर आपके पास सपोर्टिंग नहीं है अकाउंट पे चेक की तो वी विल ट्रीट दिस अकाउंट पे चेक एज अ कैश कंपोनेंट। हम उस 5% की लिमिट में डाल देंगे, और वो 5% की लिमिट में डालते हैं वो सीधा 5% के ऊपर निकल गया और टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गई साहब आप, और फिर वो पेनल्टी लगेगी सो अलग। तो आप समझिएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इतना आसान नहीं है इस प्रोविजन को ऑप्ट करना कि साहब 10 करोड़ निकल गया। हाँ, अगर हमारा जो
इलेक्ट्रॉनिक केस पेमेंट है, चेक पेमेंट, तो वहां तो चलेगा, वहां कोई तकलीफ नहीं है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हम कर रहे हैं तो वहां कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट प्रोविजन में जाता हूं इस तो पर मेरा, अभिषेक जी एक चीज पूछनी थी, जैसे हाँ अकाउंट पे ही चेक होता है तो जब भी हम चेक डालते हैं अकाउंट पे ही तो नाम लिखा रहता है बैंक स्टेटमेंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मेरे को चेक दिया अकाउंट पे ही दिया तो नितेश पराशर नाम लिखा आ जाएगा। बिल्कुल तो आ क्या जाएगा, उस पर वो एविडेंस नहीं हो सकता। आप देखिएगा कभी आप कैश विड्रॉल करने जाइए, किसी को भेजिए, आप अपने पियोन को भेजिए, उसमें हम्म, पियोन का नाम लिखा हुआ आ जाएगा कि साहब इसने निकाला अच्छा वो नहीं चलेगा। ना, वो उसको अकाउंट पे नहीं मान सकते ना, इवन दो दीज आर द बैंक ट्रांसफर, आप समझिएगा। पर अकाउंट पे का प्रूफ तो होना ही चाहिए आपके पास। अकाउंट पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डेफिनेशन देखिएगा, प्रॉपर अकाउंट पे का डेफिनेशन है कि हम जो अकाउंट पे जो लिखते हैं वो अकाउंट पे ही होता है। अगर बैंक के अंदर, इवन दो दिस इज अगेन वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन कि भैया बहुत मुश्किल है ये सब, पर क्या अब हमें इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और कई आप नितेश भाई बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, तो बताया बैंक, यहाँ तो कई बैंक कुछ भी नहीं लिखते कि भैया है हाँ कहाँ, ऐसे ऐसे सस्पेंस में घूमता रहता है कि भैया हुआ क्या, हमें तो मालूम ही नहीं, अकाउंटेंट को मालूम नहीं है, ये डेबिट में किसने पैसे जमा कराए उसका भी हिसाब नहीं है उसके पास, किसका हिसाब पता नहीं, इनकम मान लो। तो नहीं, ये ये तो कंफ्यूजन रहती है। प्रॉब्लम है। और वाकई में नाम आना, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया नितेश भाई ने कि सर नाम आ गया तो अकाउंट पे ही मान लेंगे, पर नहीं मानेंगे सर। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, ये अकाउंट पे में ट्रीट नहीं होने वाला। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब आया एक और हाँ कुछ हम आगे बढ़े नीतीश भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो अब एक और इंटरेस्टिंग प्रोविजन साहब, देखो बड़ा मजेदार, इनकम टैक्स में जब हम बैठते हैं तो मजेदार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जीएसटी तो भाई साहब वो पूरा हमारा हंगामेदार होना चाहिए सेशन, तो उसमें तो खैर हम सब आपस में ही समझते रहते हैं हुआ क्या, गवर्नमेंट को भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक और सेक्शन डाल दिया साहब, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का। अभिषेक जी मेरी क्वेरी है। राम भाई या तो अपन एक परमिशन लेते हैं, राम भाई आपको सामने देख के बड़ा एकदम, इट्स अगेन ए प्लेजर टू हैव यू ऑन द स्क्रीन। थैंक यू। तो एक अपन एक प्रोटोकॉल बनना ही लेते हैं, या तो क्वेश्चन बाद में लें या बीच में लें, क्योंकि अदरवाइज क्या रहेगा, जैसा भी रहेगा। नीतीश भाई कैसे करें, इन बिटवीन सेशन चलते हैं या एंड में? बाद में ही ले लेते हैं सर, आप कंप्लीट कर लो पहले। हाँ तो वो एक, राम भाई आपसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, हम तो नहीं नहीं सर, ऑफ द सेम भी ले सकते हैं। ठीक है सर, ओके डन। हम मिलते हैं आगे क्वेरीज के साथ में। तो अब एक और इंटरेस्टिंग चेंजेस, 115 बीएससी साहब ये छोड़ेगा नहीं पीछा। 115 बीएससी नई रिजिम लेके तो आगे साहब बड़ी इजी है। आप हर्ष भाई आप देखिएगा वहां पे पोर्टल पे लिखा हुआ है कि नाउ वी हैव डिजाइन्ड आवर इनकम टैक्स पोर्टल इन सच ए वे, कमेंट लिखा, नाम नहीं लिखा उस बंदे का, कि आपको सीए और कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भैया मैंने उसी टाइम हाथ जोड़ दिए थे, पोर्टल बंद कर दिया था कि भैया रहने देते हैं। अब हमारे बस की बात नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ है। मैंने स्क्रीनशॉट सेव किया, अगर टाइम मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा उसको। मैंने प्रॉपर कुछ ऐसे वर्डिंग सेव किए हैं वहां पे, जो पोर्टल पे अभी भी आप ढूंढोगे तो मिलेगा, हम शेयर करूंगा आपके साथ। आगे बढ़ता हूं तो यहाँ 115 बीएससी एक और जो चेंजेस हुआ नए टैक्स रिजीम के अंदर। अब यहाँ क्या बोला गया, 115 बीएससी के अंदर गवर्नमेंट बेनिफिट ऐसे नहीं देती साहब, एक हाथ से लेती तो दूसरे हाथ से उठा लेती है उधर से। तो 115 बीएससी भी ऐसा ही सेक्शन है कि साहब हम आपको 5, 10, 15, 20, 25, 30% की टैक्स स्लैब तो दे रहे हैं, बट कई ऐसे आपके जो कुछ जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, डिडक्शंस के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, वो आपको फोरगो करने पड़ेंगे। तो साहब ठीक है, उनमें से कई जैसे कि 33AB, ABA, टी डेवलपमेंट अकाउंट, साइट रेस्टोरेशन, 35AD साइंटिफिक रिसर्च, ये सब डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाले। मैं अभी 115 बीएससी पे नहीं चल रहा, तो ये सेक्शन डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। चैप्टर 6A की जो एटीसी वगैरह वो नहीं मिलने वाली, एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको नहीं मिलने वाला, मेड क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला साहब। तो ये सब आपको नहीं मिलने वाले, बेनिफिट्स आपको फोरगो करने पड़ेंगे। तो बात ये आती है कि ठीक है साहब नहीं मिलेंगे। अच्छा एक यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या रहता है, कई क्वेरीज आई मेरे पास कि सर 115 बीएससी के पास तो लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं सर हमारे पास। तो सर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो लॉस की बात की गई है वो केवल उन्हीं सेक्शंस की बात की गई है जो सबसेक्शन 1 के अंदर लिखा गया है 115 बीएससी के अंदर, कि भैया जैसे टी डेवलपमेंट अकाउंट, 33AB, 33ABA, 35AD एडिशनल डिप्रिसिएशन, अगर इन्हीं एक्टिविटीज के कारण कोई लॉस है तो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो आप बाकी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ एक पॉइंट आता है एडिशनल डिप्रिसिएशन का, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिनके पास एडिशनल डिप्रिसिएशन लास्ट ईयर में था। अब मैं देखो पहले इस प्रोविजन को समझने से पहले मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं।
लेट्स अज्यूम हमारे पास 1 लाख की एक प्लांट एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी थी, क्योंकि न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है 1 लाख रुपीस, और ये हमने 1920 फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगा यहां पे, आप बी विथ मी, 1920 के अंदर सेकेंड हाफ में खरीदी, 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट होती है साहब, हम मानते हैं कि सेकेंड हाफ में खरीदी तो 10% हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया एडिशनल, 1 लाख तो 10,000 हमने क्लेम कर लिया। हमारी WDV में ये मान रहा हूं एडिशनल डेप्रिसिएशन है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा, तो 90,000 हमारे पास क्लोजिंग WDV थी। अब ये क्लोजिंग WDV 90,000 हमारे पास थी, ये ओपनिंग WDV होगी हमारी 2021 के लिए, गेटिंग माय पॉइंट, 90,000 ओपनिंग WDV। अब माइंड इट फ्रेंड्स, अब वो 10,000 जो हमारे पास एडिशनल डेप्रिसिएशन के आगे भी हम ले सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, क्या उसको हम क्लेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते साहब, 115 BAC एडिशनल डेप्रिसिएशन को साफ मना करती है। और अगर आपने न्यू रिजीम में आ गए तो सर फिर इसका फिर करेंगे क्या, एडजस्टमेंट होगा क्या कुछ, वो तो बता दीजिए। बिल्कुल होगा। देखिए मैंने ITR का स्नैपशॉट लिया है यहाँ पे, आपको करना क्या रहेगा, देखिएगा स्पेशल एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे आपको। ये जो 10,000 हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए हैं कि भाई आगे, उसको यहाँ पे हमें ऐड करना रहेगा। आप देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू, बी विद मी, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड 3A अमाउंट एज एडजस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC। अब ये एडजस्टमेंट वाला अकाउंट 10,000 हमें यहाँ पे लेना रहेगा। कौन सा वाला जो हमें लेना है, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा इसकी WDV 1 लाख रुपीस, और ये 1 लाख रुपीस में से जो अब एडिशनल डेप्रिसिएशन का 10,000 है वो हमें माइनस करना पड़ेगा बाय दिस वे। तो अगेन जो क्या होगा, हमारे पास WDV 90,000 ही आ जाएगी, ये 90,000 WDV हो गई। तो हम जहां से चले थे वहीं पे आ गए, पर ये एडजस्टमेंट हमें ITR फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सर नहीं दिखाए तो क्या, मैं बता दूं आपको, इसका आपसे जो हम बीइंग अ टैक्स ऑडिटर, हमें इस बात के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा, हमें पूछा जाएगा कि एसएससी ने ये एडजस्टमेंट किया है कि नहीं है। मैं आपको बता दूं टैक्स ऑडिट के अंदर हमें प्रॉपरली उसको सर्टिफाई करना है कि साहब उसने ये एडजस्टमेंट कर लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप देखिएगा ये एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट हमें ITR के अंदर करना रहेगा। मैं ITR टैक्स ऑडिट की भी बात करूंगा, हम उस पर भी पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, 3 and 5 ITR है जो हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। अब आती है कि जो कंपनीज की एक और यहां बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आपने देखा था जब हम असेसमेंट ईयर 2021 के अंदर थे, फाइनेंशियल ईयर मीनिंग देयर बाई फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1920 वहां हमने देखा हमारे ITR के अंदर एक क्लोज था, वेदर टर्नओवर ऑफ योर कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं, माइंड इट, मैं और कोई एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं, ITR 6 की बात कर रहा हूं। Whether turnover of your company does not exceed 400 crores in a financial year 17-18, ऐसा पूछा गया था हमें। हम कहते थे नहीं है, तो ऑटोमेटिकली रेट क्या हो जाती थी 25%। अगर आपका 17-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए 400 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं था तो ऑटोमेटिकली कंसेशनल रेट का बेनिफिट दे रखा था 25%। तो वो क्या था, सीधा 25% टैक्स रेट लगती थी साहब। अब इस 17-18 की बजाय हमें रेफर क्या करना है, 18-19 रेफर करना है। यानी अब हमें टर्नओवर जो देखना है वो 18-19 का देखना है। इफ योर टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ तो आप 25% में आ जाते हैं। अब फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कि सर ये जो 25% टैक्स रेट है, और एक हमारी डोमेस्टिक कंपनी की कई टैक्स रेट है, 15%, 15%, 22%, 25%, 30%, और फॉरेन कंपनी के लिए अलग आ गई। डोमेस्टिक कंपनी की इतने सारी रेट्स हैं, उनको हमें अलग अलग प्रोविजन के थ्रू वी हैव टू गो थ्रू, राइट। तो क्या स्ट्रेट अवे में BAC की 22% ले लूं, 22% में मान के चलिएगा BAC अगर आप BAA ऑप्ट करते हैं, जो डोमेस्टिक कंपनी के लिए कंसेशनल टैक्स रिजीम है, वहां पे 22% प्लस सरचार्ज प्लस सेस है, 22 प्लस 10% प्लस 4%, तो टोटल ये बनाता है इसको। नितेश भाई अगर आपके सामने कैलकुलेटर है तो प्लीज मेक इट टोटल 22% प्लस 10% प्लस 4%, 22% प्लस 10%, अब उन दोनों पर 4%, तो इट्स समवेयर अराउंड 25.168 168 एग्जैक्टली 25.168%। अगर आप 115
BAA पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। अगर आप 115 BAA ऑप्ट करते हैं डोमेस्टिक कंपनी के लिए, माइंड इट, पर उसके लिए आपको कई जो हमारे डिडक्शन फोरगो करने पड़ेंगे, मेट क्रेडिट फोरगो करना पड़ेगा, माइंड इट। पर अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर आ जाते हैं कि 18-19 में 400 करोड़ से, तो सीधा 25% प्लस 4% सेस यानी 26%, आप समझिए। पर यहाँ पे आपको कोई फोरगो नहीं करना है, कुछ भी फोरगो नहीं करने, ना डिडक्शन, आप सब ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये आप एक कंपैरिजन जरूर करिएगा अगर आप 115 BAA में ऑप्ट कर रहे हैं तो, राइट। तो ये एक सिंपल जो मैंने आपको बताया सिंपल था, पर एक टेक्निकल पॉइंट भी था जो हमें सबको ध्यान रखना है। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, ATM। हम ATM, अरे पैसे निकालने वाली मशीन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, हम यहाँ सेक्शन ATM की बात कर रहे हैं कि या कई लोग आ गए कि सर ATM पे आ गए आप, तो ऐसा नहीं है। सेक्शन ATM अब हमें क्या बोलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। देखो अब क्या होता है कि आप कोई चीज अगर इंप्लीमेंट करते हो तो उसके कई कंसिक्वेंसेस होते हैं, और उसके लिए आपको फिर कुछ मेजरमेंट लेने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ऐसा ही कर रही है कि एकदम सीधा ले आती है सेक्शन कि भैया आज से ये लागू है, फिर पता लगा कि साहब हमें तो कई बार तो ये होता है कि साहब ये तो ओवरसाइट हो गया, हमें पता ही नहीं लगा कि रातों रात किसने अपलोड कर दिया, हमने वापस ले रहे हैं। तो कई बार ऐसे हम हादसे ये देख रहे हैं पिछले कई सालों से। तो खैर हम नाउ वी आर वेरी यूज्ड टू, इन हादसों को झेलते झेलते हम बड़े मेच्योर हो गए हैं। तो अब ये सेक्शन ATM क्या बोलता है, सिचुएशन समझना फ्रेंड्स। मैं एक प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, और हो सकता है हमारे सभी के साथ में ये प्रॉब्लम आ रहा हो। डोमेस्टिक कंपनी को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये डोमेस्टिक कंपनी शेयर होल्डर है, किसका हो सकती है, डोमेस्टिक कंपनी का, फॉरेन कंपनी का, और बिजनेस ट्रस्ट का। यानी डोमेस्टिक कंपनी हैविंग शेयर होल्डिंग इन डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट। अब माइंड इट, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। 100 रुपए डिविडेंड के डोमेस्टिक कंपनी को मिलते हैं, मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं, ये जो डोमेस्टिक कंपनी को जो मिलते हैं 100 रुपए, तो मीनिंग देयर बाय अब तो 115 और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबोलिश हो चुका है। नाउ दिस 100 रुपीज विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। 100 रुपीज पे टैक्स लगेगा। बट हुआ क्या, जैसे ही 100 रुपए मिले, इस डोमेस्टिक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ये 100 रुपए ट्रांसफर कर दिए। नाउ टैक्स किसको देना पड़ेगा साहब, शेयर होल्डर को। डिविडेंड पे टैक्स लगेगा अदर सोर्सेज में, वहां भी कुछ चेंज हुआ मैं आपको बताऊंगा। ये 100 रुपए फिर शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो गए 100 रुपीज, मीनिंग देयर बाय डबल टैक्सेशन ऑन द सेम इनकम। यानी यहाँ डोमेस्टिक कंपनी को भी 100 रुपए पे टैक्स देना पड़ा, शेयर होल्डर को भी 100 रुपए पे टैक्स देना पड़ा। नाउ अब ये जो 100 रुपए का डबल टैक्सेशन है, इसको मिटिगेट करने के लिए ये डोमेस्टिक कंपनी अंडर सेक्शन ATM डिडक्शन ले लेगी। यानी पहले तो ये इनकम में ऐड होगा, देन 100 रुपीज का डिडक्शन यहाँ पे इसको मिल जाएगा। तो इस डोमेस्टिक कंपनी को कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाली, शेयर होल्डर को 100 रुपीज पे टैक्सेबिलिटी आ जाएगी साहब अल्टीमेट। तो ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हैज बीन रिमूव्ड। इट्स अगेन हम कह सकते हैं वेलकम मूव था डिपार्टमेंट का कि कैस्केडिंग इफेक्ट दूर किया गया। ITR के अंदर प्रॉपरली ATM सेक्शन अब आप देख सकते हो, ये आप डिडक्शन ले सकते हो। हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और शेड्यूल जो आपको लास्ट ईयर के ITR में दिखाई दे रहा था अब नहीं है, वो है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज वी हैव सीन इन द लास्ट ईयर 1920 फाइनेंशियल ईयर दैट व्हेन द डेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30th सितंबर एंड 31st जुलाई, तो वहां पे डेट एक्सटेंड हो गई और वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। 1920 का एक कॉलम सेपरेटली हमारे पास ITR के अंदर दिखाई दे रहा था, हम सभी ने देखा वो। तो अब वो कॉलम आपके पास नहीं रहेगा, सिंपल सा एक कॉलम आएगा, राइट। तो ये एक ज्यादा डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है, वो मैंने बताया आपको। हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा कि इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, अब डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी का कॉलम अदर सोर्सेज के अंदर शेड्यूल OS के अंदर आया। अदर सोर्सेज की इनकम में डिविडेंड आप देखिए कंसिक्वेंटली जो जितने भी सेक्शन थे 1034, 1035, 115O, 115R यूनिट्स पे जो था, 115 BBDA जो 10 लाख के ऊपर था, वो सब अब खत्म हो चुके हैं सब। जैसे ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबोलिश हुआ, सारे के सारे सेक्शन खत्म।
उसकी बजाय अब सीधा आप देख सकते हैं, वैसे मैंने ऑलरेडी रेड मार्क से यहाँ पे अदर सोर्सेस का शेड्यूल कर रखा है। यहाँ पे क्या बोला, डिविडेंड, सीधा यहाँ पे डिविडेंड आपको फिल करना है पूरा का पूरा। देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कई लोग अंडर इंप्रेशन कि सर 1 लाख तक तो डिविडेंड पे टैक्स ही नहीं लगता साहब, ऐसा नहीं है। डिविडेंड पे पूरा टैक्स है साहब, 1 रुपए पे भी इफ यू आर गेटिंग सिंगल पेनी ऑफ रुपीज यू आर लाइबल टू पे टैक्स। जो 1 लाख वाली लिमिट है वो 112A के अंदर है, जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वहां पे टैक्सेबिलिटी है, वो तो हमें उसको ध्यान नहीं रखना। यहाँ पे हम पूरा का पूरा डिविडेंड टैक्स लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड आप देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। हमारा एक तो हर्षद मेहता, राम भाई हर्षद मेहता आने के बाद लोगों का रिस्क है तो इश्क पे बड़ा विश्वास होगा कि साहब एंटरटेनमेंट के लिए लो, शेयरों में इन्वेस्टमेंट तो कर देना चाहिए हर्ष भाई। तो अब कई लोग तो इतने रिस्क हो गए कि साहब उन्होंने मार्केट से पैसा उठा लिया, पूरा का पूरा शेयर मार्केट में लगा दिया, अभी तक बाहर निकला नहीं है, उधर इंटरेस्ट चालू है। तो गवर्नमेंट ने कहा साहब अब इंटरेस्ट की डिडक्शन तो ले लो, चलो डिविडेंड हमने टैक्स कर दिया है तो इधर इंटरेस्ट की एक्सपेंडिचर तो ले लो आप। तो यहाँ पे एक नया आप देख सकते हैं सी पॉइंट आ रहा है, वो नॉर्मल है सेक्शन 57(1) के अंदर, पर यहाँ पे एक आगे आप ब्रैकेट में जो लिखा हुआ उस पर गौर करिएगा, अवेलेबल ओनली इफ इनकम ऑफर्ड इन 1A। अब 1A क्या है, 1A आपके सामने है साहब, यानी कि डिविडेंड इनकम। गेटिंग माई पॉइंट, अवेलेबल ओनली अगर आपकी डिविडेंड इनकम है तो इंटरेस्ट इनकम पे आप डिडक्शन ले सकते हो। यानी कि अगर आपने मार्केट से पैसा उठा के शेयरों में लगा लिया, डिविडेंड आ रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट आप बियर कर रहे हो उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूं। अब अच्छा ये मैं वैसे बता चुका हूं, पर एक और बार आपको बता दूं, 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए न्यू टैक्स रेजिम, 115 BAC BAD। BAD कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए हम बहुत ज्यादा यूज टू नहीं हो, तो उनके लिए कि नई टैक्स रेजिम है। बस ये है कि आपको 2 फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, 10IE और 10IF। ये 2 फॉर्म आपको बेनिफिट लेने के। देखो एक बड़ा इजी सा याद करने का तरीका है, 115 BAA BAB BAC BAD, ये 4 हमारे पास नई टैक्स रिजिम और कंसेशनल रेट। BAA BAB तो कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए कंसेशनल रेट है, तो यहाँ से 10IC 10ID 10IE 10IF ये 4 फॉर्म नोटिफाइड है। ऑनलाइन जाएंगे साहब, पहले देखा था डिक्लेरेशन सॉर्ट ऑफ है कि मैं ये फोरगो कर रहा हूँ, पूरा डिक्लेरेशन रहेगा, ऑनलाइन सबमिट करना रहेगा आपको, और फिर आप ITR भरिएगा, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, रिकमेंडेड है। नाउ मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब ये ठीक है, ये नॉर्मल लेक है, 80GGA जो साइंटिफिक डोनेशन हम देते हैं उसके लिए, अगर आपने कैश में डोनेशन दिया है और अदर देन मोड कैश दिया है तो वो अलग अलग डिक्लेरेशन आपको करना रहेगा। तो इस पर हम ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करने वाले। 112A बड़ी लंबी चौड़ी टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है साहब, इसको देखते हैं सर बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए क्या? टेबल तो बहुत लंबी है, चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। आपको जो 14 कॉलम पहले थे वो सेम 14 कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सेम पूरे के पूरे 14 कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सर। अच्छा चेंजेस क्या हुआ जतिन भाई, चेंजेस क्या हुआ? एक सिंपल सा एक आप देख सकते हैं, कॉलम 1 के पास में आप अभी विथ में एक 1A ऐड कर दिया गया। गिरीश जी 1A क्या किया गया? प्रदीप सर 1A ऐड कर दिया गया, और वहां क्या डिक्लेरेशन माना गया? शेयर और यूनिट एक्वायर्ड, मतलब शेयर है यूनिट, उसके बारे में आपको बताना है। तो एज इट इज दिख बहुत बड़ी टेबल रही है, सेम टेबल हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर थी और अभी भी है, बट एक कॉलम ऐड हुआ है। अब एक और क्वेश्चन जो मेरे को कई बार पूछा गया कि सर क्या प्रीफिल्ड सिक्योरिटीज की वैल्यू आने वाली है? और मैं भी बड़ा एंथुसियास्ट हूं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को लेके। एंथुसियास्टिक होना भी चाहिए जतिन जी, क्योंकि हमारा नया पोर्टल आने वाला है एकदम। अब वो नया पोर्टल माना वो लेके आएगा, पर अभी तो नॉर्मल चीजें ही मेरे रिटर्न ही दिखने लग जाएं तो बड़ी बात है। अभी ये सिक्योरिटीज आने वाली है, दिखने वाली नहीं है। बोल गवर्नमेंट रही है कि हमारे पास प्री फिल्ड सिक्योरिटीज कैपिटल गेन के जो ट्रांजैक्शन है, ISIN जो हमारा पर्टिकुलर सिक्योरिटीज का कोड है वो आपको दिखाई देगा, बट स्टिल
हमारे पास अब नया पोर्टल है, अब देखना है कि क्या वो अभी रिफ्लेक्ट हो पाता, क्योंकि हम इस पे ज्यादा प्ले नहीं कर सकती गवर्नमेंट कि भाई हम इसको देखते रहे 2 महीने तक देखेंगे, अब तक हो गया इनकॉर्पोरेट तो हम आगे डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो डेट डिफाइन है उनके अकॉर्डिंग, ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग इनको पोर्टल लाइव जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना ही पड़ेगा। अगर लाइव नहीं कर पाते तो गवर्नमेंट को फिर कॉल लेना पड़ेगा कि एक्सटेंशन 1-2 महीने आगे और देने पड़ेंगे। अब चैलेंज यही रहेगा एसएफटी भी, क्योंकि अब नई तरीके से पूरा चेंज में पोर्टल को देख रहा था, तो एसएफटी का पोर्टल भी जाके वहां रुक रहा था। इवन मैंने मेरा एक इन्होंने बात करेंगे अगर टाइम रहा, अभी मैं उसको नहीं लेता कि नए पोर्टल में कुछ क्या चेंजेस हुए, पर अभी हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि जो सिक्योरिटीज का जो ऑटोमेटिक जो फीड होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। गवर्नमेंट बोल रही है होना चाहिए, पर अभी हमें वेट करना पड़ेगा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये 1A जो कॉलम है, ये 1A कॉलम हमारे पास एक नया है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट चेंजेस क्या हुआ। सेक्शन 92E ट्रांसफर प्राइसिंग। सर अब कई लोग बड़ा कान लगा कि सर ट्रांसफर प्राइसिंग है, बड़ा भारी वाला चेंजेस होना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत भारी चेंजेस नहीं है, सिंपल डिस्क्लोजर पार्ट हुआ इसके अंदर। अर्लियर the same information we have in the ITR, if you are able to see D1 option, are you liable for audit under section 92E, yes or no? If yes, then please furnish the date of furnishing the audit report. ये हमारे पास पहले भी कॉलम था। Now one column just below this particular information has been added in the ITR, that is we can say D2. Be with me, if you are liable to furnish other audit report, माइंड इट, मेंशन द डेट ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट। यानी कि अब अगर हम अदर ऑडिट रिपोर्ट 92E के साथ में अगर कुछ और कर रहे हैं तो वो सेक्शन कोड के साथ में, डेट के साथ में हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी रहेगी। ये एक और नया चेंजेस था जो ITR 3, 5 और 6 के अंदर चेंजेस हुआ। तो ये 92E के अंदर जो चेंजेस था वो चेंजेस हमने देखा और समझा। नाउ हम चलते हैं आगे नेक्स्ट चेंजेस की तरफ। सेक्शन 80P, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, यहाँ भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। नॉर्मल 80P सेक्शन जो हम कोटेज इंडस्ट्री, बहुत सारे जो कई ऐसे काम जो कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है मेंबर्स के लिए, उन पे सब पे डिडक्शन हमारे पास पहले भी अवेलेबल थी। बस जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो चेंज हुई है दैट इज बिजनेस कोड। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रोकना चाह रहा हूँ, बिजनेस कोड आप समझ रहे हैं, हम लोग इसको इंपोर्टेंस, तेजेंद्र सर आप देखिएगा हमारे एसएससी क्लाइंट किस तरीके से जा रहे हैं। साहब तेजेंद्र सर के पास आए कि सर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना है, हमारा हो नहीं रहा क्योंकि हम ट्रेडर हैं, पर बैंक वाला कह रहा है हमारे मैन्युफैक्चरिंग का बेनिफिट दे देगा, मैन्युफैक्चरिंग में भर दो। वहां कोड डाल दिया साहब हम मैन्युफैक्चरर हैं, इधर ITR भरा, इधर कोड डाल दिया साहब हम ट्रेडर हैं, उधर ROC के अंदर कंप्लायंस गई, उधर और ही कोड जा रहा है। आप गेटिंग माई पॉइंट, आप समझिए। नाउ इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वे द मैसेज टू आवर क्लाइंट्स, प्लीज बी कॉशियस व्हाइल फिलिंग द बिजनेस कोड इन अ वेरियस फॉर्म। अगर आप अलग अलग फॉर्म में आप अलग अलग सेक्शन भर रहे हैं, अलग अलग कोड भर रहे हैं, गिरीश सर आपने भी देखा होगा कि हमारा अगर हम 44 ADA के अंदर हम प्रेजम्पटिव सेक्शन फॉलो कर रहे थे और गलत से प्रोफेशन के अलावा दूसरा प्रोफेशन हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास इंटीमेशन के थ्रू डिमांड आ गई कि साहब आप तो ये सेलेक्ट आ ही नहीं रहे, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के अंदर आ ही नहीं रहे संजय सर। तो ये एक प्रॉब्लम थी, हमें ध्यान रखना रहेगा इन सब चीजों का वाइल फाइलिंग ईच एंड एवरी फॉर्म। बिजनेस कोड आप प्रॉपर भरें, हम कन्वे जरूर करें हमारे क्लाइंट्स को। इवन MSME एक्ट में भी गलत इंफॉर्मेशन पे पेनल्टीज है, वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह हम गलत कोड दे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है क्लाइंट्स के लिए। तो ये कुछ चेंजेस थे ITR से रिलेटेड जो हमने बात की, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए अगर मैं कंपैरिजन करूं 2019 फाइनेंस एक्ट का और 2020 का, पर सिग्निफिकेंट चेंजेस, क्योंकि नई टैक्स रिजिम हमारे सामने है। कई हमने अबोलिश किए, डिविडेंड अबोलिश किया, हमने देखा एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ITR के अंदर चेंजेस क्या है, हमने देखा कि किस तरीके से ESOP के अंदर हमें डिस्क्लोजर देना है डिपार्टमेंट को कि अगर टैक्सेबिलिटी नहीं भी आती तो भी हमें डेफरमेंट ऑफ टैक्स की कैलकुलेशन वहां पे देनी रहेगी। तो अब आते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे साहब, कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्या चेंजेस हुए और क्या हमें कॉल लेना है। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं शायद आपके सामने रखूंगा कि जो हम आपस में डिस्कस भी करेंगे, फिर आपके क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो हम देखते हैं 1 by 1 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस क्या हुए। नाउ रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन सर्टेन केसेस। फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट
चेंज। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, इवन लास्ट टाइम व्हाट वी हैव फेस्ड, प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ, हुआ क्या, देखो मैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो लेता हूँ। लास्ट टाइम हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, ड्यू डेट of filing ITR in the case of ODT SSC has been extended 1 month, not extended in the act, जो मॉडिफाइड कर दिया गया सेक्शन को कि अब जो टैक्स ODT SSC है उनके लिए लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न अब क्या हो गई है 31 अक्टूबर। मैं अभी एक्सटेंडेड डेट की बात नहीं कर रहा, अभी विथ मी मैं नॉर्मल टैक्स डेट की बात कर रहा हूं संजय सर। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या हो गई है 30 सितंबर साहब। तो सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है आप देखिएगा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यानी बीइंग अ टैक्स ऑडिटर, गिरीश सर ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अब अपलोड कर रहे हैं, आप बी विथ मी, बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं। और वहां मैं ये बोल रहा हूं कि साहब जो बोनस है वो अभी तक पे नहीं हुआ है संजय सर, उसको मैं डिसअलाउ करूंगा साहब। आपने प्रोविजन किया है एंड यू हैव नॉट बीन पेड, दिस पर्टिकुलर बोनस हैव नॉट बीन पेड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग द ऑडिट रिपोर्ट। अब बीइंग अ टैक्स ऑडिटर संजय सर ने डिसअलाउड कर दिया साहब। पर 43B का जो प्रोविजन है वो क्या बोलता है कि आप अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न तक भी अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको अलाउड होगा साहब। अब देखो डिलेमा क्या आ रही है, आप कंफ्यूजन देखना है, इधर टैक्स ऑडिटर ने डिसअलाउड कर दिया, अब वो उधर एसएससी बोल रहा है साहब मैं मेरे लिए तो मैं तो अलाउड करूंगा, मैं तो पे करूंगा साहब, क्योंकि अभी तो मेरी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न बाकी है, मैं तो करूंगा और मैं डिडक्शन लूंगा, करने तो टैक्स ऑडिटर को करना है जो। और अगर टैक्स ऑडिटर जो करेगा, अब मुसीबत हमारे ऊपर ही आई है सर, ये आप समझिएगा, एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरने का तो पैसा 2 साल बाद मिलता है, उधर रिवाइज करके दोबारा भी हमें ही भरना पड़ेगा अगर एसएससी ऐसा करता है तो। अब एसएससी क्या बोलता है कि साहब मैंने तो पे कर दिया, बोनस पैसे आ गए थे क्लाइंट से, तो अब मेरे को तो अलाउड करना है। नाउ अब प्रोफेशनल को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करना रहेगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 43B और सेक्शन 40 जो कि टीडीएस वाला है। अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते तो वो डिसअलाउड होता था, अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न तक कर देते हो तो होता। सेम आपको, आप मेरे से ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं तो सर आईटीआर तो टैक्स ऑडिट तो अभी भी रिवाइज हो रहा है, पर माइंड न्यू पोर्टल मेरे ख्याल से अब केवल 2 सेक्शन के कारण रिवीजन मांगेगा। लेट्स सी किस तरीके से मूव होता है, राइट तो आप समझ रहे होंगे किस तरीके से ये डिलेमा आ रही है और किस तरीके से इन्होंने चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया 43B और 40 को। अब केवल टैक्स ऑडिटर रिवाइज कर सकता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को, केवल 2 रीजन का हो सकता है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आए, डू यू वांट टू रिवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, यस, रीजन देयर ऑफ चेंज अलाउंस डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40-43B, राइट तो ये आ सकता है। पर अभी भी एक प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है नीतीश भाई, अभी भी प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या, आप देखिएगा प्रैक्टिकल, अब वो प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी भी देखिएगा। मैं सामने संजय सर है देख पा रहा हूं, जतिन भाई है, प्रदीप बंसल सर है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है तेजेंद्र सर, अभी मैंने आपको जैसे बताया 115 BAC। अब देखिए एक और प्रॉब्लम आएगी हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स के सामने और हमें करना क्या है उसके लिए, उसका आंसर भी मैं दे रहा हूं। 115 BAC नई सेक्शन टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहा है और उसके लिए ऑप्ट करने के लिए अभी मैंने बताया 10I फॉर्म कब तक जा सकता है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न साहब, ठीक है। इधर ऑडिटर से भी पूछा गया, टैक्स ऑडिटर से मीनिंग देयर बाय हमारे से, वेदर एसएससी हैज सेक्शन 115 BAC हैज बीन ऑप्टेड बाय द एसएससी। अब अगर हम कह देते हैं यस हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब जानी है 30 सितंबर तक, अब हमने तो यस कह दिया, उधर एसएससी कहता है साहब मेरा तो मन बदल गया, मैं तो नहीं ऑप्ट करूंगा, मैं तो नॉर्मल में जाऊंगा साहब, देन अब उसके रिवीजन का ऑप्शन इन्होंने रखा ही नहीं। इधर हम कहते हैं कि साहब वो नॉर्मल में एसएससी का, फिर वो बोलता है कि साहब मेरे को तो ड्यू डेट से पहले हमने कह दिया नॉर्मल में, उधर वो ऑप्ट कर लेता है 115 BAC, यानी ऑडिटर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं फिर आपको कहता हूं हमारे पास क्लाइंट से साइंड एक डिक्लेरेशन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। माइंड इट फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें अभी इस जो कंप्लायंस एरा है जतिन भाई, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल while complying all the things, either through by management representation letter, वहां पे मैनेजमेंट लिख के देगा। इन केस 115 BAC तो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में तो कोई तकलीफ नहीं है, उनसे भी हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले सकते हैं कि सर आई वांट टू ऑप्ट 10IE, या हम उससे 10IE पहले ही भरवा दें
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से पहले तो कम से कम हमारे पास एक प्रूफ तो हो कि साहब उसने 10I भर दिया था, तो हम हमारे लिए ये था कि उसने नेट टैक्स रिजीम है, पर हम उसको कंपेल नहीं कर सकते कि साहब अभी भर। वो तो कहता साहब मैं तो बाद में भर दूंगा, तो कम से कम हम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के थ्रू या डिक्लेरेशन के थ्रू 10 कि भाई आई हैव डिसाइडेड, या जैसा भी हम लैंग्वेज ड्राफ्ट कर सकते हैं कि कंपनी मी प्रोप्राइटर ऑफ दिस फर्म हैज डिसाइडेड टू ओप न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC, हमको एड्रेस करता हुआ टैक्स ऑडिटर दिस। तो कम से कम हमारे पास प्रूफ हो, क्वालिटी कभी रिव्यू हो, तो हम उस जस्ट क्योंकि रिवीजन नहीं होना, ये मान के चलिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आई हैव आल्सो फॉरवर्डेड कुछ चीजें जो आगे कंसर्न किया है, बट स्टिल वी राइट नाउ वी डू नॉट हैव एनी रेमेडी टिल डेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिस्कशन था जो हम सभी ने किया। आगे बढ़ता हूँ, और क्वेरीज में भी हम काफी कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं ना। अब देखो ये वाला क्लोज हमारे सामने होगा जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो क्लोज है 115 BAC और BAD का कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। एग्जिस्टिंग क्लोज 8A जो है उसके अंदर क्या बोलेगा कि आप ऑप्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल HUF के केस में, तो आप टिक कर दीजिए। तो आप ये सब चीजों को हमको 115 BAC BAD पे प्रॉपर, मतलब वहां पे हमें बताना है कि वो ऑप्ट हुआ है कि नहीं हुआ। सिंपल सी, मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ ये क्लोज में। तो मैंने फिर आपको बताया इसके लिए हम प्रॉपर डिक्लेरेशन ले लें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आगे बढ़ता हूँ इन दोनों चीजों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, क्योंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हम समझ सकते हैं कि बहुत ऐसे चेंजेस पर हुए हैं, वो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑल टुगेदर। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारे सामने है। अब ये क्या है, अब देखिएगा जतिन भाई, अमेंडमेंट इन क्लोज 17 टू रिपोर्ट हायर सेफ हार्बर रूल। देखो मैं बड़े एकदम सिंपल तरीके से आपको बताता हूं, चलो हम क्लोज वगैरह में भी नहीं जाते। आपने देखा एक चेंजेस हुआ, सेफ हार्बर रूल 20%, पहले 10%। तो होता क्या, स्टैम्प ड्यूटी और सेल्स कंसिडरेशन। अगर सेल्स कंसिडरेशन 100 रुपीज, आप जानते हैं हमारे पास दो सेक्शन है, 43CA और 50C, दो सेक्शन है। जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जिसे हम नॉर्मली सर्किल रेट भी बोल देते हैं, उन दोनों सेक्शन के लिए हमें दो सेक्शन क्या बोलते हैं कि आपका कंसिडरेशन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज सेल्स कंसिडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 43C और 50C दोनों ये चीजें बोलता है, ठीक है। ये 10% था, अब ये 20% हो गया। यानी अब एक एग्जांपल के रूप में मैं आपके सामने रखता हूं, सेल्स कंसिडरेशन 100 रुपीज और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान के चलिए 115 रुपए है, और एक रियल एस्टेट वाला बंदा है, उसके इन्वेंट्री है 43C ये एप्लीकेबल है उसके। अगर ये प्रोविजन नहीं फॉलो होता, वो क्या करता है, सेल किया उसने पर्टिकुलर जो भी एक अपना इन्वेंट्री था 100 रुपीज में, सिंस 10% का क्लोज था, 100 रुपीज का 10% 110 रुपए, पर वो विद इन दिस पर्टिकुलर लिमिट में फॉल नहीं हो रहा, तो 115 रुपए उसकी सेल वैल्यू मान ली जाएगी। मेरे ख्याल से गेटिंग माई पॉइंट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बट अब ये 20% हो गया है, यानी अब 120 रुपए तक कोई टेंशन नहीं है। अब अगर वो यहाँ पे 100 रुपए में सेल्स कंसिडरेशन करता है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 115 है, तो उसकी सेल वैल्यू क्या मानी जाएगी, 100 रुपए ही मानी जाएगी, क्योंकि वो विद इन 20% लिमिट के अंदर फॉल हो रहा है। सर दोनों में यही एप्लीकेबल होने वाला है 50C और 43CA में? बिल्कुल नहीं, यहां कंफ्यूजन है। केवल 43CA रियल एस्टेट को बूम करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोविजन रखा गया है। 50C सेक्शन जो इन्वेस्टमेंट पे एप्लीकेबल है, उसके लिए कोई भी ये 20% वाला हार्बल रूल नहीं है फ्रेंड्स। मैं फिर आपको कह देता हूं, हमारा 50C वाला कोई भी 20% के अंदर नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट है तो जो पुराना प्रोविजन है वही रहेगा, उसके लिए कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ये केवल 20% केवल और केवल सेफ हार्बर जो ये हमें रूल बताया गया है, ये केवल 43CA के लिए। अब कंसेक्वेंटली अमेंडमेंट कहाँ हुआ, सेक्शन 56(2)(10) के अंदर, जो अदर सोर्सेज की इनकम है कि लोअर कंसिडरेशन में हमें कुछ पैसा मिल जाता है। वो भी तो एक प्रॉब्लम एक और है कि सपोज करो रियल एस्टेट वाले ने प्रदीप बंसल सर को बेच दी प्रॉपर्टी, अब प्रदीप सर ने लोअर कंसिडरेशन में ले लिया, उधर इनकी इनकम मान ली जाएगी।
तो इसको मिटिगेट करने के लिए उन्होंने कहा जी साहब 20% आप दोनों पे ही लगा लीजिए, नीतीश भाई आप दोनों पे एप्लीकेबल कर दीजिए, जो 56-10 है उस पे भी हो जाएगा और इधर 43 CA पे भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप प्रॉपर समझ पा रहे हैं कि ये ऐसा मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूं आपको। यानी अब कंक्लूड करता हूं स्लाइड को कि क्या 43 CA के अंदर 20% बढ़ा है और कंसेक्वेंटली 56-10 के अंदर ही 20% सेफ हार्बर रूल दिया गया है। अब आप इसको देख भी सकते हैं, जो हमारे पास ये अलग चीज है, इस क्लोज के अंदर 50C को भी रखा गया है, ठीक है, उसमें हम इग्नोर करते हैं, कोई तकलीफ नहीं। पर लास्ट वाला पॉइंट मेरे सामने मेरे साथ रहिएगा। देखो डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैंने ITR से लिए हुए हैं, कंसिडरेशन रिसीव्ड और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सॉरी, कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूड जो भी है, और वैल्यू अडेप्टेड असेस्ड जो हमारे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। अब लास्ट में देखिएगा क्या पूछा गया है, वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन ऑफ प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ 43 CA और क्लोज 10 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 एप्लीकेबल है। कौन सा वाला? 20% वाला। यस, तो यस, यानी वो 20% में आ रहा है साहब, ये टैक्स ऑडिटर को चेक करना है। तो फ्रेंड्स ये एक और इंपॉर्टेंट चेंजेस था जो बीइंग अ टैक्स ऑडिटर हमें ध्यान रखना है, हमें ये भी ध्यान रखना है 50C का केस नहीं लगने वाला, ये बिल्कुल हमें ध्यान रखना पड़ेगा साहब। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो चेंजेस है, हम कुछ ही देर में हम ये डिस्कशन भी टैक्स ऑडिट का फिनिश करेंगे, फिर क्वेरीज पे आ जाएंगे। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं। अब नाउ दो सेक्शन आए, 115 BAC और BAD। मैंने आपको एक सेक्शन बताया था, डिस्कशन किया था कि 115 BAC के अंदर एडिशनल डिप्रिसिएशन का हमें एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट करना रहेगा साहब। और मैंने आपको ये भी बोला था इस एडिशनल डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट जो हुआ है वो टैक्स ऑडिटर को भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कन्वे करना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम असेसी का रिटर्न फाइल करते समय अगर उसने नहीं किया, आप सपोज करो इवन दो चलो हमने भरा पर हमें प्रोविजन पता नहीं था, उससे इफेक्ट कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि 90,000 की WDV वैसे की वैसी रहने वाली है, पर वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ साहब। तो फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? क्या एडजस्टमेंट नहीं किया? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ITR भरते समय असेसी को भी कन्वे करें कि एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी रहेगी। गलत रिपोर्टिंग करें उससे अच्छा है हम पहले ही CA क्लोज के अंदर हमें जो रिपोर्टिंग, आप देखिए एडजस्टमेंट मेड टू द रिटर्न डाउन वैल्यू अंडर सेक्शन 115 BAC एंड BAD फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 ओनली, क्योंकि पहली बार इधर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा वो ITR भरते समय भी हमारा ध्यान में रखना जरूरी है कि वो एडजस्टमेंट हमने WDV में कर दिया है साहब। नाउ अब मैं आगे जाता हूं, नेक्स्ट चेंजेस। अब ये गुडविल वाला चेंजेस साहब, अब गुडविल हटा दिया गया साहब। इतने दिन तक डेप्रिशिएबल थी, अब नहीं है साहब, मान लिया है गवर्नमेंट ने, मान लिया है। प्रोफेशनल के अपने अलग अलग व्यू है, यानी जो हमारा ऑलरेडी इंटेंजिबल असेट का ब्लॉक बना हुआ था संजय सर, उससे बाहर निकाल देना है, सिंपल सा है। वहां भी एडजस्टमेंट रहेगा कि हमें केवल सिंपल सा माइनस करना रहेगा ITR के अंदर भी, ब्लॉक के अंदर भी, और उस एडजस्टमेंट को यहां पे हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी बताना रहेगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि हमें ये दोनों चीजें रिपोर्टिंग करनी रहेगी और कवर भी करना रहेगा। ना अब बात आती है कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं उसकी रिपोर्टिंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि साहब 115 BAC इतना आउट तो कर लिया, बहुत सारी बसड़ भी साथ में क्रिएट की है उसने, बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, डेप्रिसिएशन अलाउंस, सारी रिपोर्टिंग हमें यहाँ पे करनी है। मैंने आपको बताया कि लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो होगा 115 BAC पर, केवल उन्हीं एक्टिविटीज का नहीं होगा जो उसमें स्पेसिफाइड है इन द सेक्शन इटसेल्फ। जैसे कि एग्जांपल मैं फिर ले रहा हूं आपके सामने, 33A साइट रेस्टोरेशन फंड, सॉरी टी डेवलपमेंट अकाउंट, साइट रेस्टोरेशन फंड 33ABA, 35AD जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, मेड क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें। तो उनके कारण अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में कुछ है तो उसकी रिपोर्टिंग हमें यहां करनी रहेगी, राइट। तो ये एक चेंजेस हुआ जो हमें ध्यान में रखना रहेगा।
तो फ्रेंड्स ये सारे चेंजेस जो मैंने आपको बताए, और थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि अभी जो नए चेंजेस हुए हैं उनको मैं बड़ी 5-10-15 मिनट के अंदर भी कवर करूंगा। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे, टाइम है अपने पास, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो अब एक और जो 36 क्लोज, ये सबसे अच्छा चेंजेस था, इसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये क्लोज हमें मिलने वाला ही नहीं है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है और ये रिमूव हो चुका है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये टैक्स ऑडिट रिलेटेड और आईटीआर से रिलेटेड डिस्कशन थे। अभी मैं चेंजेस जो लेने वाला हूं, तो थोड़ा सा पोर्टल के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कंक्लूड करने, सेशन को कंक्लूड करने के लिए। तो अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट मैं अभी सेशन करूं, पर यहाँ कुछ चीजें जो नितेश भाई, हमें बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ सीए, बीइंग अ प्रोफेशनल, ध्यान इंटरेस्टिंग पार्ट है कि भैया सर ऑडिट रिपोर्ट से हमारे प्रूफ ही नहीं आते, आप डिक्लेरेशन की बात करते हो, डिक्लेरेशन कहाँ से ले, एसएससी कहाँ, ये सब देखो मैं बता दूं एक बहुत सिंपल सा तरीका, आप सिंपल से सब फॉर्मेट बना के रखो, एमआरएल बना के रखो, एक बंदे को जो आईटीआर फाइल कर रहा है, भैया यहाँ से उठाओ, कम से कम हम चेंज करा के कुछ चीजें हम हमारे लिए फ्यूचर के लिए अपने आप को सेव कर सकते हैं। सर आप देखिए चेंजेस इन बिजनेस, अब क्या होता है कई बार तो प्रॉब्लम ये रहता है, पार्टनरशिप की ऑडिट तक कर डालते हैं, पता लगा वो पार्टनर जेन्युइन है कि नहीं है, पार्टनर में डिस्प्यूट चल रहा है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट को वो चैलेंज कर सकता है। साहब कई केसेस हो चुके हैं, आप समझिएगा इन बातों को। अब जैसे कुछ ऐसे डिक्लेरेशन हमें सर्टिफिकेट क्या लेने चाहिए, जैसे कि पर्सनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, कि भैया हमारा कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है। देखो मैं क्या कहता हूं, हम बीइंग अ ऑडिटर, एक हमारी एक सीमा है, वी हैव लिमिटेशन विद अस, we cannot scrutinize each and everything which is laying in front of us. Getting my point कि भैया ये भी उठा लिया, वो भी चेक कर लिया, इधर रखा हुआ था वो भी चेक कर लिया, सारे चेक हो गए, 100% ऑडिट हो गई। अब हमने ऐसा सर्टिफाई किया है कि साहब कोई गड़बड़ी नहीं है, ऐसा तो भैया गवर्नमेंट भी सर्टिफाई नहीं कर सकती। हम तो रैंडम बेस पे चेक करते हैं, इसलिए जरूरी है कुछ सर्टिफिकेट, कुछ डिक्लेरेशन हमारे पास हो। जैसे अगर आपने, क्योंकि बिजनेस में आप बोलेंगे कि सर बिजनेस में चेंजेस, वहां कोड चेंज होता है साहब, जूते बनाने वाले का काम करता था साहब, कोविड आ गया, लोगों ने तो चप्पल में काम करना शुरू कर दिया, 2 साल से जूते बिके नहीं रहे, उसने तो अब क्या कर दिया, अभी तो किराने की दुकान कर ली साहब हमारा एसएससी। तो साहब बिजनेस में चेंज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग बन गया साहब, अभी तो हर कोई बंदा सैनिटाइज बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है साहब। तो भैया कोड तो चेंज करोगे आप, चेंजेस इन बिजनेस हमें इंटीमेट तो करोगे, हमें तो बुक्स आ गई कि साहब सेल इतनी हुई, एक्सपेंडिचर इतना हुआ, रेशो बढ़ गया साहब, सैनिटाइजर में प्रॉफिट बहुत हो गया, हमने पूछा भी नहीं क्यों हो गया, पता लगा उसने वहां जूता बना रहा था, 5% का प्रॉफिट था, इधर 30% का सैनिटाइजर में प्रॉफिट हो गया उसको। गेटिंग माय पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट इन्वेंटरी वैल्यूएशन, आप कम से कम हम अगर डिस्क्लोजर दें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कि कम से कम, क्योंकि इन्वेंटरी हम मोस्टली हम सर्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो कम से कम डिस्क्लोजर पार्ट तो ये दें कि वी हैव टेकन सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द एसएससी हिमसेल्फ एंड वी आर रिलाइंग ऑन दैट। वो पूरा वैल्यूएशन उसको बना के अपने पास रखें। कैपिटल असेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक नहीं हुई है, डेट ऑफ एक्विजिशन पुट टू यूज, क्योंकि हम कहां तक उनकी चेक करते रहेंगे, भैया आप तो लिख के दे दो, एमआरएल के अंदर होता है ये पॉइंट। अगर आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले रहे हैं उसके अंदर ये प्रॉपर कि कंपनी और एसएससी हैज परचेज फॉलोइंग असेट ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें डेट, असेट का नाम प्रॉपर रहता है। पेमेंट एक्सीड नहीं हुआ 10,000 कैश में, इसको तो हम स्क्रूटनाइज भी कर सकते हैं, पर लिखवा लेना चाहिए। लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, भैया किसको क्या पेमेंट किया हमें दो, कल को हमारे सामने आ गया तो हम 48 के अंदर उसको कवर तो करेंगे। रीपेमेंट 269 एसएसटी जो 20,000 की लिमिट है उससे ऊपर, डिमांड रेज, रिफंड इशू, कोई लिटिगेशन हमारे पास नहीं है। अगर फर्म एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है, तो पूरी पार्टनरशिप फर्म कंस्टिट्यूशन सर्टिफिकेट, कंस्टिट्यूशन बाय लॉज हमारे पास होने चाहिए। हम कई बार सोसाइटीज की ऑडिट कर डालते हैं और पता चलता है उनके जो चेयरमैन वेयरमैन वो तो सब पुराने चेंज ही हो गए, हमें मालूम ही नहीं। हमारा तो कई बार आप देखना, कई बार ऐसे फोन आते हैं कि सर हमें पता ही नहीं है वो जो पुराना चेयरमैन भरा हुआ था सॉफ्टवेयर में वही चला गया, आप क्या करें। तो माइंडेड फ्रेंड्स, इन सब चीजों को एक चेकलिस्ट प्रॉपर हमारे पास होनी चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि साहब एक जो कर रहा है ये चीज चेंज कर ले भैया, हुई कि नहीं हुई। हमें कुछ केवल एक प्रोटोकॉल नहीं बनाना है, हम एक एसएससी का चेक नहीं कर सकते। द पर्सन हु इज डूइंग ऑन आवर बिहाफ, आइदर आई मस्ट से आर्टिकल और पेड स्टाफ, वी शुड गिव हिम अ प्रॉपर इंटीमेशन और इंस्ट्रक्शन कि भाई यू शुड हैव प्रॉपर चेकलिस्ट, ये कम से कम एक प्री डिफाइंड एक फॉर्मेट ले आओ, साइन करके ले लो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ये ले लीजिएगा आप कि भैया हम आपके ऑडिट कर रहे हैं, हमारे आगे टेंडर पर्पस के भी काम आते हैं, मैं आपको फिर बता दूं। और आपको एक चीज और बता दूं, हमें कुछ पता नहीं लगता, हमें कई बार क्या होता है कि हम आज तो हम सोच रहे हैं कि यार टेंडर में जाना ही नहीं है,
पर हमें 5 साल बाद यार टेंडर पर, वो टेंडर में फिर क्या है कि एंगेजमेंट लेटर मांगते हैं कि साहब आपको टैक्स ऑडिट करनी है तो पूरा नहीं रहा। इवन आजकल तो सेटिस्फेक्शन लेटर भी गवर्नमेंट मांगने लग गई है। हम गवर्नमेंट में दे रहे हैं कि भैया क्लाइंट सेटिस्फाइड था कि नहीं था आपसे, वो भी दो। ये एक और मांग रहे हैं आजकल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। मैंने आप अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नितेश भाई, डीएससी। अब यहाँ पे कई जो हमारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनका तो ओपिनियन ये है कि हर एक ट्रांजैक्शन पे अलग अलग डीएससी की अथॉरिटी ले लो साहब, पर वो प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर कम से कम जतिन भाई, हम साल भर का कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि साल भर का कि भाई आई हैव गिवन अथॉरिटी टू जतिन सैनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म, टू यूज माय डीएससी ऑन माय बिहाफ for complying all the law related compliance for the financial or assessment year so. और कम से कम पता लगा हमने फॉर्म भर दिया, उधर क्लाइंट ने ये कह दिया साहब मेरे को तो मालूम ही नहीं, मैंने तो अथॉरिटी नहीं दी, कब से इसने डीएससी का। मैं फिर कहता हूं तो किसी का कुछ भरोसा नहीं है। आज का टाइम ऐसा है, आप सेफली काम करें। और मैं तो इतना कहता हूं, अगर आप फॉर्म भी कोई अटैच कर रहे हैं, चाहे एमसीए का कर रहे हो, चाहे आप आरओसी का कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, टैक्स का कर रहे हो, आप एक ईमेल उसको क्लाइंट को दें कि सर दिस इज द फाइनल फॉर्म, प्लीज चेक एंड लेट अस नो इफ एनी चेंजेस, राइट। अब वो रिप्लाई, मेन तो मैं कहता हूं रिप्लाई कराइए ओके तो कम से कम। अगर वो नहीं भी करता तो हमारा तो काम खत्म है, बस आप हमने तो भेजा था, फिर बाद में उसने फोन पे बोल दिया, हमने अपलोड कर दिया, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो। एंड देन केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि देखो ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का जब हम क्वालिटी ऑडिट रिव्यू बोर्ड की जब हम बात करते हैं, ये सब चीजें भी चेक हो जाती है। हम पार्टनरशिप की ऑडिट तो कर रहे हैं, पर पता लगा ना तो हमारे पार्टनर्स का केवाईसी है, ना पार्टनरशिप की कॉपी डीड की कॉपी है, पता लगा उसके बाद तो 4 पार्टनर चेंज हो गए, हमें मालूम नहीं, उसकी हमारे पास नहीं है सपोर्टिंग। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब डिस्कशन, आप जरूर ध्यान रखें इन सब चीजों का, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल हमारे ऊपर इस एरा के अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है, और उनको हम प्रॉपर तभी कवर कर पाएंगे कि जब हम अच्छे तरीके से इनको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ अब देखो कुछ चेंजेस के कारण इंटरेस्टिंग डिस्कशन, टैक्स ऑडिट को कंप्लीट कर रहे हैं इस डिस्कशन को, फिर थोड़ा सा मैं वो लूंगा, फिर देन नितेश भाई क्वेश्चन आंसर। अप टू 2 करोड़ क्या 44 AB रिक्वायर्ड है, टैक्स ऑडिट होगी? यहां 2 प्रपोजिशन, अगर 1 करोड़ के नीचे हूं मैं, 2 करोड़ तक तो 44 AD में ले सकता हूं, I have to show 6% और 8% अंडर 44 AD, तो वहां तक हमारे 44 AB नहीं लगेगा। ठीक है साहब, एक और क्वेश्चन आता है, 1 करोड़ के नीचे क्या मैं 8% से नीचे प्रॉफिट दिखा सकता हूं? टैक्स ऑडिट करानी रहेगी अगर मेरा प्रॉफिट, एग्जांपल लेता हूं जतिन भाई, 80 lakhs, 80 lakhs टर्नओवर, प्रॉफिट में दिखा रहा हूं 4 लाख का, क्या मेरे को ऑडिट करवानी रहेगी? 8% से इसका 6,40,000 होता है साहब, कोई ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ के ऊपर आ जाता हूं तो साहब या तो 8% आप 44 AD में जाइए, अगर नहीं जा रहे तो 44 AB का एक क्लोज है, ऑडिट करवानी पड़ेगी, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साहब ये तो 1 करोड़ 2 करोड़ का कहानी हो गया, ये 2 करोड़ से 10 करोड़ तक का क्या कहानी है? क्या मेरे को 8% अब भी रखना है? तो सिंस 44 AD का एक लिमिटेशन तो 2 करोड़ तक ही है, तो वो तो वैसे ही खत्म हो गया। अब 44 AD से तो 8% 2% जो भी 6% है, मेरे को मेंटेन करना ही नहीं है। अब क्या होगा, अब नई कहानी हो गई। पहले आप क्या चेक करेंगे कि क्या मेरी रिसिप्ट और पेमेंट 5% टोटल रिसिप्ट का, टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट का, क्या मेरा कैश कंपोनेंट जो है 5% से ज्यादा नहीं है? आप बाहर है टैक्स ऑडिट से 10 करोड़ तक। अगर ये 5% से ज्यादा है कंपोनेंट कैश का, टैक्स ऑडिट करवाना रहेगा। नेक्स्ट एक और सिचुएशन आता है साहब, अब टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, अब यहां तो पूरे सब कुछ, अब तो कुछ करना ही नहीं है साहब, आंख बंद करके टैक्स ऑडिट करना है।
गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 3 सिनेरियो बन गए 10 करोड़ के आने के बाद नॉर्मली। इवन 4 ही, एक तो 1 करोड़ तक हुआ, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक हुआ, फिर 2 से 10 करोड़, फिर अबोव 10 करोड़। एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको कन्वे किया है कि ये सिचुएशन हमारे क्लाइंट्स के साथ भी रह सकती है। अभी अब मैं 5-10 मिनट नीतीश भाई अगर आप इजाजत देते हो तो चेंजेस में कुछ 1-2 पॉइंट मेरे को बताने वो मैं बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर, अभी हमारे पास है वैसे टाइम तो हम आगे नहीं कवर सर, कर लीजिए, आप, कोई इशू नहीं है ना। तो अब चेंजेस जो हमारे पोर्टल के अंदर जो चेंजेस हुए, तो ये तो चेंजेस थे जो हमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर के अंदर, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे पर बड़े इंपॉर्टेंट थे। गेटिंग माई पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे लिए कंप्लायंस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ना। अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग जस्ट। मीनू जी शायद मैं आपके पास पहुंचता हूँ क्वेरीज आंसर सेशन, या तो 10 मिनट मेरे को दीजिए, बस 10 मिनट के अंदर चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस क्या हुए नए पोर्टल पे वो हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपके पास पहुंचता हूँ। थैंक्स अ लॉट सुरेश सर। मैं चेंजेस ही नहीं, फाइलिंग पोर्टल 194 क्यू वगैरह मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाला, बट केवल चेंजेस लेने वाला हूं। अब पहली स्लाइड जिसने जतिन सर मेरे को बड़ा सरप्राइज किया, आप देख सकते हैं पहला वर्ड स्पीड। आप समझ रहे हैं, मैं एक एक बड़े ध्यान से समझ रहा था कि भाई उन्होंने, और ई फाइलिंग ऊपर देखिए 2.0 पोर्टल वर्जन 2। इस मेरे को अक्षय कुमार वाली 02 मूवी वाला बड़ा एक सीन सामने आ गया, मैंने कहा कुछ दांसू होने वाला है। जैसे ही पोर्टल सामने था तो पता लगा बड़ा धांसू हुआ है, स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। और फिर निर्मला सीतारमन जी ने फिर ट्वीट किया नंदन नीलकंठी साहब को कि सर क्यों हमको शर्मसार कर रहे हैं आप, व्हाई यू आर लेटिंग अस डाउन। तो आप फिर इन्फोसिस से ट्वीट आया अगेन कि हम 7 दिन के अंदर वापस लाइव करने वाले हैं, लेट्स सी। 7 दिन अभी भी मांगे उन्होंने। एक्यूरेसी पे भी मैं आऊंगा, एक स्लाइड दिखाने वाला हूँ एक शायद, अच्छा मैंने यहाँ पे वो स्लाइड ली नहीं क्योंकि मेरा पर्सनल एक डेटा था, वहां पे उन्होंने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन क्या किया कि आपकी टोटल इनकम 1920 में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है हमारे उस साइट के अंदर, ग्राफिकल बनाया जबरदस्त है लुक, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया, आपका टोटल इनकम इतना, आपने टैक्स पेबल इतना था और डिपॉजिट कम किया। आप समझ रहे हैं, मतलब वो पेबल इतना था, डिपॉजिट कम किया, मीनिंग देयर भाई मेरे पास पेबल बन रहा है, पर ऐसा था नहीं। तो एक्यूरेसी पे मेरे को डाउट था उसी समय, मैंने वीडियो डाला उस पर, मैंने वो प्रेजेंटेशन दिखाया, तो मैंने उसको फिर स्लाइड किया कि भैया कुछ गड़बड़ी तो है, मैंने उस पर फिर ज्यादा नहीं लिया, मेरे को भी वो लाइव था। कन्वीनियंस अभी तक हम नहीं है, और यूजेबिलिटी अभी, मतलब ये चारों जो उन्होंने ई फाइलिंग 2.0 वाला पोर्टल डाला है डाउटफुल है। अब आप देखिए लेआउट बहुत इजी किया गया है, और सीधा सब होम पेज पे बिना लॉगिन किए हमारे पास सारी फैसिलिटी है कि आप जाके देख सकते हो, आप रिफंड के लिए आप लिंक आधार, बस अब आपको लॉगिन नहीं करना, साहब सीधा जाके लेके अभी कुछ इनका जो अभी सिस्टम है अभी तक पूरी तरीके से ऑन नहीं है, तो कहीं पे क्लिक कर रहे हैं तो लेके नहीं जा रहा। अब ये देखो, ये मैं आपको बताने वाला था, बी विथ मी फ्रेंड्स, बीइंग अ प्रोफेशनल मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, और उन्होंने अपनी साइट पे पब्लिश किया। सबसे पहले तो बात ये थी, आप देखिएगा मैं और कोई पॉइंट पे नहीं जा रहा, मेरे को तो एक पॉइंट पे ही, इवन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको किसी तरीके से कन्वे कर पाऊँ उनको, आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये वर्ड देख रहे हैं आप, इट्स, अब किसने किया है ये मेरे को मालूम नहीं है, ट्वीट किया है उन्होंने #ITD इंडिया के लिए। अब बंदे का नाम नहीं दिया यहाँ पे, मैं ढूंढने वाला था उस बंदे को भी किसने किया। इट्स द बेस्ट अवेलेबल सर्विस फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट, इट्स सो इजी दैट अ यूजर हिमसेल्फ कैन फिल एंड फाइल द रिटर्न, नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन CAs। आप समझ रहे हैं, और किसी प्रोफेशन का नाम नहीं है साहब, ऐसा क्यों, एंड कंसल्टेंट। बाकी मैं आगे नहीं पढ़ रहा, इट्स रियली अ पिंच मी लॉट कि भाई साहब ये क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हो आप, मतलब इट्स
आप कम से कम ऐसे ट्वीट ना करें, आप बताएं। और देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको लेके चल रहा हूं, आप ये ट्वीट देख सकते हैं, वैसे बहुत सारे ट्वीट हैं, आप ये डेट देख सकते हैं, ये मैंने सब सिस्टम से लिया वहां से। ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट देखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी पूरा पोर्टल का ही लगा हुआ, आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, ये ट्वीट की डेट देखिएगा, वेट फॉर अ व्हाइल। इस ट्वीट की डेट आपको मैं लेके जा रहा हूं 28 दिसंबर 2021। कैन यू बिलीव संजय सर? बहुत ज्यादा एडवांस पोर्टल बना दिया है सर। रिटर्न फाइल करते हैं, असेसमेंट कुछ इस मिनट में आपके पास होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये सब मैंने स्क्रीनशॉट आप ऊपर देख सकते हैं, ऐसा का ऐसा स्क्रीनशॉट मैंने incometax.gov.ic पोर्टल का भी यहाँ पे रखा है। कोई ऐसा ना कहे कि कहीं गलती से अभिषेक ने डाल दिया हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए सर, इट्स टू मच। हम इतने टैक्स पेयर्स के साथ में बैठे हैं। स्टिल मैं कोई ये नहीं कह रहा, कोई मैं पॉलिटिकल, कोई मेरा ना कुछ एजेंडा है, ना कोई मैं कभी इन सब चीजों में पड़ा, पर जो चीज गलत है दैट शुड बी टेकन फॉरवर्ड। नाउ अब ये जो इंडिविजुअल, सबका एक ही थीम दिया है इन्होंने, आप देख सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉइज को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो जैसे सैलरीड एम्प्लॉय पे आएंगे आपके पास ये रिटर्न टैक्स स्लैब्स ऑलरेडी वहां पे पीछे का बैकग्राउंड दिया हुआ है कि जैसे गाइडेंस टू फाइल कैसे कर सकते हैं, रिटर्न फॉर्म कौन कौन से एप्लीकेबल है, ये सब हर एक। जैसे कंपनी को आप क्लिक करेंगे, नॉन कंपनी को करेंगे, तो सब पे यही ऑप्शन आने वाला है। आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है, मान के चलिएगा अभी तक लॉगिन नहीं हुआ, ऊपर देखिए लॉगिन का, तो ऊपर अभी मैंने लॉगिन किया, ये सब बाहर होम पेज पे ही आपको सब दिखाई दे रहा है। राइट अब आप नेक्स्ट में जाते हैं। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको, नया चेंजेस जो हुआ है, एक जो आपका, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन प्लीज, कि यहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लॉगिन यहाँ से हमको मिलेगा, जो हम ARCA के थ्रू जाते हैं वहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंसीज अगर कोई भी जैसे वेरीफाई करने के लिए कि रिटर्न वगैरह के लिए, बैंकर्स वगैरह को, वो भी आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, TDS और TCS। पहले हमें, अब देखो इससे रिलेटेड, जैसे ही मैंने इसको सर्विस अवेलेबल पे गया तो यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स यानी TDS रिलेटेड। अब माइट पॉसिबल ये हो सकता है हमारे TDS रिटर्न की बात की कर रहा हूं, पर अभी तक ओपन नहीं था ये, तो हो सकता है कि हम TDS रिटर्न भी शायद, मैं कह नहीं सकता, कि इस पोर्टल के थ्रू जाने लग जाए। बात चल रही थी। स्टिल अब हम डाउनलोड में जाते हैं तो हमारी ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल है JSN के साथ में, 1-2 ITR4 एक्सेप्ट 3 अवेलेबल थी। कई लोगों के नहीं हो रहे, पर मैंने ये काफी अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने जब प्रेजेंटेशन था मेरा मुंबई और कहां पे, तो वो मैंने यहाँ पे सारा स्क्रीनशॉट लेके रखा। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक हेल्प फीचर दिया, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला हेल्प के लिए, व्हेन साइट विल गेट रेडी, ये क्वेश्चन था, तो आंसर आप देख सकते हैं क्या आया, डू नॉट गेट लॉर्ड बाई फिशिंग। मतलब आप लालची साइटों से सावधान रहिए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। तो स्टिल हम इस पे आगे नहीं जाते। यहाँ पे एक चैट बॉक्स जरूर दिया गया है, जैसे कि हम अमेजन पे जाते हैं, जैसे कि हम मेक माई ट्रिप पे जाते हैं, वहां पे हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वहां पे जैसे अब बोला इन्होंने कि जैसे आप डालेंगे कि प्लीज हेल्प मी फॉर ITR फाइलिंग, तो आपको ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रिस्पॉन्स मिलेगा, पर अभी वो वर्क नहीं कर रहा था। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट चेंज एक और हुआ, यहाँ पे पेन और आधार और अदर यूजर आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो आप, यानी आधार भी अब आप डाल के लॉगिन कर सकते हो, पहले ये अर्लियर अलाउड नहीं था। राइट मैं फास्ट करता हूं, बस 5 मिनट में ही, ज्यादा नहीं लेता लॉगिन का ये सामने। बट यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फीचर सर जो मेरे को नजर आया, सिक्योरिटी पर्पज से, और होना भी चाहिए। अब अगर किसी के पास HDFC बैंक अकाउंट है, उसने महसूस किया होगा कि जब भी हम लॉगिन करते हैं तो वहां पे एक पिक्चर आती है, सी की हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि सी, नेचर, बॉल, ऐसा, तो वो पिक्चर हमें प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे दिखाई देगी और उस पर हमें टिक करना रहेगा। अगर वो पिक्चर आपको दिखाई नहीं देती, इसका मतलब है कि कोई फ्रॉड वेबसाइट है। ये सिक्योरिटी फीचर अच्छा डाला है और होना चाहिए एडवांसमेंट, क्योंकि हमारी पर्सनल डेटा यहाँ पे है। तो ये हमारे अभी ऑन नहीं हुआ था, मैंने करके देखा, पर अभी अंडर मेंटेनेंस है सारा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चेंज, लेफ्ट और राइट में आपको 2 चीजें दिखाई दे रही है। अगर अब देखो यहाँ भी चेंज हुआ, हम एक्यूरेसी की बात कर रहे थे पहले, जब पहले दिन मैंने लॉगिन किया 8 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग, वहां पे आ रहा था 60% कंप्लीट। मैंने यूट्यूब वीडियो पे डाला, आप देखोगे यही स्लाइड 60% कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है मेरे अकाउंट पे। और जैसे ही मैंने कल डाला सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 9 तारीख को, तो वहां आ रहा था 0% कंप्लीट। तो मेरी प्रोफाइल पता नहीं पीछे से इनकम्प्लीट हो गई, मेरे को नहीं मालूम, बट स्टिल अब देखिए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, देखो यहाँ यू कैन अवेल फॉलोइंग सर्विसेज,
किसी ने YouTube अगर यूज किया है तो वहां क्या आता है कि अगर आपके 500 सब्सक्राइबर है, आपके 1000 सब्सक्राइबर है तो आपको ये फीचर मिलेंगे, अगर आपके 1000 से ज्यादा है तो आपको ये अच्छे फीचर मिलेंगे, 2000 से। तो सेम कॉन्सेप्ट पे ये आ गए साहब। अगर आपकी प्रोफाइल इतनी कंप्लीट है तो आपको केवल ये फीचर ही मिलेंगे। अगर आपको ये फीचर भी चाहिए, इन्होंने यहाँ लिस्ट हटा दी पहले फाइलिंग, तो आपको पूरी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी साहब। तो ये भी उन्होंने प्रोफाइल से आधार भी लिंक करना पड़ेगा, सब कुछ। ये आपका लेआउट है, टैक्स डिपॉजिट वगैरह सामने है, मैं ज्यादा नहीं ले रहा क्योंकि क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लॉगिन करके अंदर आ चुके हैं। इनकम टैक्स फॉर्म सेम सिमिलर है, वही है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। पर एक चेंजेस जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। सेम अथोराइज पार्टनर्स के अंदर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अथोराइज पर्सन जो हम कर सकते हैं। सर्विसेज अर्लियर क्या था, कंडोनेशन रिक्वेस्ट काम नहीं कर रही थी। अगर आप लोगों ने किसी ने यूज किया तो कंडोनेशन में बड़ी दिक्कत आ रही थी। अभी भी काम तो कुछ नहीं कर रहा, बट आई अज्यूम कि ये सब काम करने लग जाएगी। नाउ जो नेक्स्ट आप देखिए, एक ऑप्शन नया मिला यहां पे मेरे को, व्यू डाउनलोड ई पेन। ये पहले नहीं था साहब, और ये अच्छा ऑप्शन है। अभी फिजिकल कैरी करने की जरूरत नहीं है, ये इससे डाउनलोड पर अभी नहीं मिल रहा था। जैसे ही मैंने डाउनलोड डाला तो आप देखिए, पता मेरे को क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये बोल रहा है साहब आपका आधार नंबर चाहिए। मीनिंग देयर वाई ये फीचर यूज करने के लिए हमें आधार लिंक करना पड़ेगा, तब ये प्रोफाइल में ये फीचर चालू होगा। तो अब ये डाउनलोड करेंगे तो मेरे ख्याल से ई पेन आपने सब नहीं देखा है। ई प्रोसीडिंग टैब कईयों का था सर, वो प्रोसीडिंग रिप्लाई तो कर दो अभिषेक जी, वो प्रोसीडिंग अपील वाली आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो देखो चालू हो गया होगा ई प्रोसीडिंग वाला। तो मैंने ई प्रोसीडिंग पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे आपको दिखा रहा है कमिंग सून साहब। ये प्रोसीडिंग कमिंग सून लिखा हुआ रहा था उस पे, तो मैंने सेम स्क्रीनशॉट क्लाइंट को कन्वे कर दिया कि साहब अभी आप थोड़ा सा सब्र रखें, अभी कुछ चालू नहीं हुआ है। तो कंप्लायंस पोर्टल जो हमारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन थे यहीं पे आपको दिखाई देंगे। ई कैंपेन, ई वेरिफिकेशन, ई प्रोसीडिंग वाले जो हमारे रिपोर्टिंग पोर्टल जो हमारे एसएफटी वगैरह के लिए है वो सारा इसी से लिंक कर दिया गया है। अब आगे जाएंगे सबमिट ग्रीवियंस में, फास्ट वे में कवर हो गया। सबमिट ग्रीवियंस और व्यू ग्रीवियंस में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। यहाँ पे आप ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हो, यहीं से ऑप्शन, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और रिप्लाई भी आएगा प्रॉपर तरीके से। बोला है ऐसा उन्होंने, पर अभी क्या होगा ये नहीं पता। पर मैं लॉग आउट का ऑप्शन मेरे को काफी देर स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पे कुछ, क्योंकि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, यहाँ पे ये साइड दे रहा है तो लॉग आउट का ऑप्शन यही है। तो खैर मैं इसको स्टॉप करता हूं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थे जो न्यू साइट पे मेरे को दिखाई दिए। अब हम नीतीश भाई आगे बढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ हमारे पास है अभी 15-20 मिनट। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्रिया जी। सर एक तो पीपीटी शेयर कर देना, एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर द पीपीटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नीतीश भाई, मैं आपको करता हूँ। आप ऐसे चैट बॉक्स पे ही अपलोड कर देना चाहे तो। अब आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट देन दे कैन रेज देयर हैंड, आई विल अनम्यूट दैट पर्सन एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सी। अब जैसे मीनू मैम है सबसे पहले, तो मीनू मैम यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Good evening, Abhishek sir. गुड Sir, इवनिंग I have मीनू जी। Sir, one is that when you talked about the threshold limit of tax audit in the last slide, sir, when it is below, the income is below 1 crore and there is loss. So what happens in that case, sir? नो इशू, 44 AB आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विथ, मतलब टैक्स ऑडिट Okay. आपको नहीं करना। Nahin karna. Sir, second is regarding the TDS under section 206C. Sir, if I have a party which is my vendor and which is my purchaser also, so then in that case, how do we apply 206C? Because one day I was watching your YouTube channel, तो उसमें clear मुझे समझ में नहीं आया सर। हाँ नहीं देखो, उसमें एक्चुअली क्या एक उसका डिस्कशन भी पूरा सेशन अपन 2 घंटे का उस पर भी ले सकते हैं, पर मैं बड़ी इजीली आपको समझा रहा हूँ। क्या है, उसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था यूट्यूब वीडियो में, बट क्या कुछ कंप्लायंस पार्ट रहता है पूरा, वहां पे आप सब कुछ 2 घंटे का यूट्यूब वीडियो नहीं डाल सकते। आई ऑलवेज ट्राई कि 10 से मैक्सिमम 10 से 15-20 मिनट, 10-15 मिनट हो ज्यादा, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं ऐसा रहता कि अपलोड कर पाएंगे। हाँ जी। तो यहाँ क्या है, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन, और मैं आप सभी को कह रहा हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हमें 1 जुलाई से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस करनी रहेगी, दैट इज रिलेटेड टू 206C1H। रीजन बीइंग, जो मीनू जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मैं रिप्लाई भी करता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये दोनों आपस में इंटरप्ले कर रहे हैं 194Q और 206C1H। प्रॉब्लम इधर, अगर आप बायर को देखते हो, बायर हम एक सिनेरियो लेते हैं, बायर 10 करोड़ से ऊपर है, सेलर भी 10 करोड़ से ऊपर है।
और दोनों 50 लाख से ऊपर दोनों चल रहे हैं कि आपस में, क्योंकि दोनों में कंडीशन भी है कि 50 लाख से ऊपर आपका एक तो बोलता परचेज हो और दूसरा जो 206C1H बोलता है कंसिडरेशन अगर आपने रिसीव किया, राइट। तो वो जो सेलर है, अब देखिएगा होगा क्या, सेलर को कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो क्या करेगा 206C1H में TCS चार्ज करेगा। अब आता है परचेजर, क्या परचेजर को TDS चार्ज करना रहेगा? बिल्कुल करना रहेगा। आप एक चीज देखो, थंब रूल बताता हूं आपको इस सेक्शन का, 194Q's लायबिलिटी कैन नॉट बी डेफर्ड अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट, यानी बीइंग अ बायर यू नीड टू डिडक्ट 194Q टैक्स लायबिलिटी एट एनी कॉस्ट। अच्छा ठीक है, अगर आपने 194Q पे काटा तो 206C1H लगाने की जरूरत नहीं है सेलर को। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक और प्रॉब्लम क्या आएगी, सर सेलर को पता कैसे लगेगा कि साहब उसने काटा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। अब वो क्या करेगा, TDS एक जो छोटा सा 4 बंदों की फैमिली थी शुरू में, अब पता नहीं ये कई गांव बसा दिए इन्होंने, और आने वाले टाइम पे हर एक हमारे फाइनेंस एक्ट के अंदर जतिन जी, हर्ष भाई, नितेश भाई, 5-7 सेक्शन एक साथ होते हैं उसके अंदर, और समझना अपने आप में गवर्नमेंट के लिए भी उसको समझना बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो अब यहाँ डिक्लेरेशन क्या सेलर को लेना पड़ेगा। अगर आपको चाहिएगा मैंने लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, वहां पे मैंने डिक्लेरेशन के फॉर्म भी डाले हैं फेसबुक पेज पे, किसी को चाहिए तो वो आप वहां से ले सकते हो। तो क्या है कि वहां पे एक डिक्लेरेशन चाहिएगा, सेलर बायर से मांगेगा कि साहब आपका प्लीज लेट अस नो वेदर योर टर्नओवर एक्सीडिंग 10 करोड़ एंड यू विल डिडक्ट 194Q और नॉट। पहला डिक्लेरेशन। दूसरा डिक्लेरेशन कि आपने लास्ट 206 का जो क्वेश्चन पूछा मीनू जी आपने, वो मैं अब ले रहा हूं, क्या आपने लास्ट ईयर के 2 ईयर्स से के जो रिटर्न है वो आपने भरे हैं कि नहीं भरे, इसका डिक्लेरेशन भी वो लेगा दोनों साइड से, सेलर और बायर भी लेगा इस बात का। क्योंकि 206 जो हमारा AB है, हम CCA की भी बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहा है, अगर आपने लास्ट के जो 2 ईयर्स के रिटर्न नहीं भरे तो ये लाइबिलिटी जो हमारी 0.1% है ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, सीधी 5%। 5%, right. 0.1 से 1 हो जाएगी सर। एक में 1% है क्यू में, और एक में 5%। और अगर पैन नहीं है तो 5 हो जाएगी। पेन नहीं, अरे नहीं देखो, पेन नहीं है तो ये बढ़ के 20% हो जाएगी, वो 206 A है, हम AB की बात कर रहे हैं। हाँ 5 भी है, देखो आता हूँ मैं यही कह रहा हूँ, इतने ज्यादा सेक्शन। देखो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि सेम पार्टी है जो जिसको हम सेल भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, तो क्या अप्लाई करेंगे, वो कंफ्यूजन हो रही है सर। अब आपको 194Q बायर है काटना रहेगा, उस पे फिर 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा, बड़ा सिंपल है। अच्छा ठीक है सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके सर, हमें डिफरेंशियल को नहीं देखना, कुछ और नहीं देखना, बस नहीं कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, पर आपको सेलर को डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा बायर से कि भैया आप काट रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज उसको कैसे पता लगेगा, ये चीज आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। और ये एक्टिव कब हो जाएगा पोर्टल? वी आर नॉट एबल टू फाइल एनी क्लू। मीनू जी आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, $1 क्वेश्चन है कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर रोज ट्राई करते रहते हैं। मैडम को भी समझ में नहीं आया मीनू जी, उन्होंने ट्वीट किया कि भैया कर क्या रहे हो, तो हमारे लिए तो समझने की बात ही दूसरी है। आगे बढ़ते हैं क्लाइंट संजय जी आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। थैंक यू सर। सर अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार संजय सर। सर एक तो सबसे पहले तो आपने बहुत ही बढ़िया डेलीब्रेशन दिया है, बहुत मजा। थैंक यू सर फॉर योर। सर पहले तो इस साइट से रिलेटेड है, इसमें विवाद से विश्वास वाला भी कॉलम कहीं नहीं दिखा। सर मेरे को तो विवाद से विवाद ही दिखा, विवाद से विश्वास दिखा ही। दूसरा जो आप TDS वाला कह रहे थे, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, मेरे ख्याल में TDS की रिटर्न डायरेक्ट इनकम टैक्स की साइट पे भी अपलोड हो रही थी, वो शायद उससे रिलेटेड है। हाँ मैंने बताया ना, पर मैं अंदर जाकर कोशिश कर रहा था कि भाई अपन एक बार कॉन्फिडेंस में तो आए। हाँ तीसरा सर जो 115BA सेक्शन आया था लास्ट टाइम कंपनीज के लिए, वो मैंने 1C फॉर्म भी भर दिया टाइम से, रिटर्न भी टाइम से भर दी, उसके बाद भी वो ओल्ड रिजीम का टैक्स लगा के मेरे को। मैं बताऊं संजय सर, अपन ने प्रॉब्लम बताई, मिसमैच का ऑप्शन आ गया। आपने जहां तक मैं समझता हूं आपने क्या किया होगा, आपने ITR भरने के बाद फॉर्म भरा होगा। नहीं सर पहले ही भरा है। तो सर अब वो प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, उसमें टेंशन वाली बात। थैंक यू नीरज जी, थैंक्स अ लॉट। तो केस में ऐसा है कि कंपनी केस में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसमें उसकी 154 करिए। हाँ वो 154 कर दीजिए, आपको। थैंक यू। भावना मैम आप पूछ लीजिए प्लीज क्वेश्चन। भावना जी। हाँ जी सर। सर जो
नॉर्मल सैलरीड एसएससी होते हैं या छोटे व्यापारी या बिजनेस प्रोफेशनल्स वगैरह जो होते हैं, लेकिन वो एफएनओ ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में हम उनके लिए जब टैक्स ऑडिट की लिमिट चेक करते हैं तो उनका टर्नओवर निकालने का तरीका डिफरेंट होता है। फिर भी सर कंफ्यूजन रहता है कि कौन टैक्स लिमिट में, ऑडिट लिमिट में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि जनरली लॉसेस होते हैं या 6% 8% से बिलो। नहीं देखो, ये तो गाइडेंस नोट है, टर्नओवर फाइंड आउट करने का, एफ एंड ओ पे हमें प्लस और माइनस टोटल करने देना रहेगा। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत टर्नओवर इवन मैं आपको बता दूं, ये गाइडेंस नोट है, एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ। डिपार्टमेंट कभी भी खड़ा इसके अगेंस्ट में स्टैंड ले सकता है कि साहब मैं तो एडिशन करूंगा साहब, पर डिपार्टमेंट अभी तक ये मान रहा है और हम करते जा रहे हैं, तो थैंक्स कि कभी अभी तो एक बारी हमने अगर टर्नओवर चेक कर लिया और वो हमारा 1 से 2 के बीच में आ रहा है, तो अगर हम 44 AD में जा रहे हैं तो हमारा मिनिमम 6% होना चाहिए, क्योंकि ये तो सारा का सारा 6% वाली लिमिट नहीं हाँ है। 6% होगा, अगर नहीं होगा तो ऑडिट करवा दीजिए आप। तो सर ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा? कंपलसरी है सब, कंपलसरी। और सर अगर 1 करोड़ से नीचे है फिर तो कोई बात ही नहीं है हमारे पास टैक्स ऑडिट की। कोई तो दिक्कत जो नहीं। टर्नओवर सर हम उसमें फीड करते हैं, अगर 1 से 2 के बीच में भी है तो वो टर्नओवर हम जो हमने कैलकुलेट करा है उसी वे में फीड बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। परचेज कॉस्ट और वो उन सबका वो करके। नहीं 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 नहीं, वो फिर 100 करोड़ में चला जाएगा, रिस्क है, तो इस पे हम बड़े विश्वास करते हैं, भारतीय हैं साहब, सीधा 100 करोड़ के ऊपर जाएगा, सीधा नोटिस आएगा कि भैया आ जाइए, बड़ी सीधा आ जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हर्षित जी। हर्षित जी। हेलो। हाँ हर्षित। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे ये 194Q या 206 1CH में अगर हम बात करते हैं, इसमें जैसे हम अगर इंटर ब्रांच सेल कर रहे हैं, मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक ब्रांच है मेरी दिल्ली, एक ब्रांच है फरीदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है उस केस में सर कैसे इसको प्रोविजन नहीं नहीं नहीं, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ओके ओके, थैंक यू। सर मनोज जी आप भी पूछ लीजिए। मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए अपने। संजय चांडक सर नमस्कार। शायद चैट बॉक्स पे भी क्वेरीज है। मनोज सर, राम भाई आओ आप, क्वेरीज राम भाई मेरे ख्याल से। सर एक तो ये क्वेरी था कि जैसे एनईएफटी या फंड ट्रांसफर के थ्रू जो हम करते हैं, तो इस केस में वो 10 करोड़ में माना जाएगा या अकाउंट पे ही होना चाहिए, क्योंकि आज तो डिजिटल नहीं, वो केवल उसी के केस में होगा, अगर आप यूपीआई या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। एक सर ये था कि जैसे आपने बोला अगर 1 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, लेट्स से 90 लाख, तो हम प्रॉफिट 2% 3% कुछ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अरे देखो साहब, हम नहीं दिखा सकते, वो एक्चुअली होगा सब टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, टैक्स ऑडिट का। सुलभ जी आपका भी ये क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं टैक्स ऑडिट का। एक ये पूछना था सर, जैसे कि हम इसके अंदर 115 BSc ऑप्ट करते हैं, तो क्या कैपिटल गेन की जो एग्जेम्पशन सेक्शन 54 वगैरह में हम क्लेम करते हैं, वो सीरीज हमें अवेलेबल रहेगी या वो भी खत्म हो जाएगी? क्योंकि कैपिटल गेन वो अवेलेबल रहेगी, वो अवेलेबल रहेगी। और जो आप ये 5% इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल रहे थे, दैट इज ऑन टर्नओवर, मैच टर्नओवर से करना है या इनकम का 5% और नहीं सर, नहीं, ये रिसिप्ट और पेमेंट का निकाल, रिसिप्ट और पेमेंट का, टर्नओवर से कोई रिलेशन नहीं है। टर्नओवर से कोई रिलेशन नहीं है राम भाई। ओके सर, थैंक यू। सोना है सर राम भाई। सर एक बीडी गोयल जी का क्वेश्चन आया हुआ है, सर प्लीज क्लियर अबाउट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन WIP। ये तो सर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में हमें जाना पड़ेगा। खैर मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए प्रैक्टिकली वो रहती है, पर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट लेते हैं, वो अभी तक वैलिड ऐसा कुछ नहीं है। पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग भी अगर हम साइमल्टेनियसली उसको देखें तो कहीं ना कहीं हमें फिजिकल भी कहीं ना कहीं चेक करना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। बाकी कम से कम हमें अब सेफ रखने के लिए सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट तो हमारे पास होना ही चाहिए। प्रमोद जी का भी क्वेश्चन है। प्रमोद जी का टर्नओवर बिलो 1 करोड़ एंड प्रॉफिट इज बिलो 6 to 8% एंड ऑडिट इज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आगे भी कुछ लिखा हुआ था शायद क्वेश्चन में, पार्टनरशिप फॉर्म फॉर पार्टनरशिप फॉर्म है। नहीं, ये सभी के लिए कोई तकलीफ नहीं है, वो इंडिविजुअल। मैंने कहा LLP तो बाहर है।
नितिन जी आप पूछ लीजिए। जी अभिषेक जी, एक क्वेश्चन था मेरा रिलेटेड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M। जो डिडक्शन मिलेगी वो कंप्लीट डिविडेंड रिसीव को ट्रांसफर करने से मिलेगी या पार्शियल में कितना करा है उतना भी मिल जाएगा? अब देखो इसमें क्या है, आपको इसमें भी देखो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से पहले 1 महीने पहले आप जितना अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उतनी डिडक्शन आप ले लोगे। ये भी एक टाइम लिमिट, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने नीतीश जी। आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से 1 महीने पहले शायद वहां लिखा हुआ है, वो आपको जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उसमें से उतना डिडक्शन मिलेगा। 100 में से अगर आपने 80 कर दिया तो 80 मिल जाएगा, उसमें कोई तकलीफ। महिपाल सिंह जी। सर एक्चुअली मुझे जानना है कि क्या सप्लीमेंट्री इनवॉइस जो रेज करेगा हमारा सप्लायर हमारे को फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2021, तो उस पे टीडीएस की लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी? नहीं, अभी ये सप्लीमेंट्री इनवॉइस या आप किस रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? परचेज के रिगार्डिंग रेट डिफरेंस के सर। फॉर एग्जांपल nowadays we are buying some goods on INR 10 rupees, then that amount will be revised by 12 rupees, so the difference between 12 minus 10 और ये आपको कब आने वाला है? In July, maybe we are going to settle that amount into July, August, September, maybe upcoming months. So through by credit note only? हाँ, through by credit note only, absolutely. हाँ, तो देखो इसमें मैं जहां तक मेरा व्यू में बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को हम कंसिडर नहीं करने वाले। Okay. So we are not going to deduct that. मेरा व्यू है। इवन बहुत सारे इवन क्वेरीज हैं इससे भी रिलेटेड, आप देखोगे कि डेबिट नोट से रिलेटेड भी कई इश्यूज हैं क्या उसको, तो डेबिट नोट का तो क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं। उसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि डेबिट नोट को जब हम कंसिडर नहीं करेंगे तो क्रेडिट नोट को भी हम कंसिडर नहीं करने वाले। अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू ईच एंड एवरी एसएससी की टू एडजस्ट किया जाए कि भैया हर छोटी, क्योंकि आपके लिए मैं एक एमएनसी में बात करता हूँ, उसमें रेट डिफरेंस इतना ज्यादा निकलता है कि तकरीबन 100 इनवॉइस रेट डिफरेंस के निकलते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपस में एडजस्ट करना। अमित पुनियानी सर नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। अमित सर नमस्कार। पुनियानी सर नमस्कार सर। Any other queries? In case of 194Q 206(1)H, which is mandatory in TCS is charged by seller, then एक minute, then if TCS is charged by seller, then TDS is also required to be deducted or not, either of the टू विल। देखो एक सिंपल सा मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता दूं। अंडर सेक्शन 194Q अगर टीडीएस चार्ज है उधर की साइड से, सेलर की साइड से, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको 194Q की। एग्जांपल जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर के केस में ऐसा होता है 194C में अपन टीडीएस काटेंगे तो फिर 194Q की जरूरत ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। टीसीएस अगर चार्ज सेकंड सेलर अगर टीसीएस चार्ज कर रहा है तो भी हमें 194Q की जरूरत नहीं है। बट अगर टीसीएस 206C1H के अंदर चार्ज हुआ है तो 194Q लगेगा साहब। एक सिनेरियो दूसरे से आता हूं। 206C1H नॉन एप्लीकेबिलिटी। कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर टीडीएस और टीसीएस लगा है, स्ट्रेट अवे आप भूल जाइए, आपको टीसीएस चार्ज नहीं करना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी 206C1H के अंदर आपको स्ट्रेट अवे आप भूल जाइए, अगर कोई भी टीडीएस टीसीएस उधर से लग रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, और इधर अगर 194Q में अगर टीडीएस ऑलरेडी उस ट्रांजैक्शन पे लग रहा है तो भी कुछ नहीं करना, और टीसीएस पे भी कुछ नहीं करना, पर एक्सेप्ट 206C1H अगर वो लग रहा है सामने से तो टीडीएस कटेगा साहब। हाँ जी बताइए प्लीज। E-proceeding facility is not started in the new portal. How to reply the proceeding? सर आप बेफिक्र रहिए, सब एक्सटेंशन आ जाएगा। अभी बस वो अंडर प्रोसेस है, मैडम कभी भी निकाल सकती है। वो अभी इन्फोसिस से कम्युनिकेशन चालू है कि सर आप हमें बता तो दो कि लाइव कब करोगे, तो उस हिसाब से हम ऑफिशियल डिक्लेरेशन निकालते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? भावना जी प्लीज। नितेश पराशर जी आप म्यूट है। सॉरी सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एंड डूइंग ऑडिट, व्हाट एमआरएल रिक्वायर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज? सर ये क्या होता है कि आपके ट्रांजैक्शन, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म है एमआरएल का कि सारा आपने रिलेटेड पार्टी एटसेट्रा एटसेट्रा। एक क्या है, आपके पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन भी डिपेंड करता है।
तो आप स्टैंडर्ड उठाइए, आपके ऑडिट ऑब्जर्वेशन आपको लगता है कि मेरे को रिप्रेजेंटेशन चाहिएगा सोसाइटी से, तो वो आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। ऐसे सेट मतलब एक स्टैंडर्ड सेट ले लीजिए, फिर उसमें आप अमेंडमेंट कर दीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मैं नंबर भी मैसेज करता हूँ, व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं स्टैंडर्ड आपको भेजता हूँ। भावना जी। सर अगेन एफएनओ से रिलेटेड ही है क्वेश्चन, अगर 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है देन तब क्या हमारे लगेंगे टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस? 2 करोड़ के ऊपर तो टैक्स ऑडिट होगी आपकी। अब सर, वो लेकिन आपका तो 10% आपका 5% 5% वाला, हाँ वही हाँ आ रहा सर, हूँ मैं। 10 करोड़ तक तो फिर हम आ जाएंगे ना उस बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे, आ बिल्कुल जाएगा बिल्कुल आ सर, जाएंगे सर। टैक्स ऑडिट फोरगो हो जाएगा उस केस में। हाँ हाँ बिल्कुल, तो सर फिर उसको फिर नॉर्मल बिजनेस की तरह से ही बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल जाएगा, नॉर्मल बिजनेस। सब्जेक्ट टू अकाउंट पे ही चेक वगैरह करना है। हाँ हाँ, वो वो तो सब वो अलग चीज है वो तो सर। कंडीशन है। सब्जेक्ट तो बहुत सारी है, पता ही नहीं है हमको भी, कई बार कई भूल जाते हैं, पता नहीं लगता सब्जेक्ट कितनी है। हाँ सिद्धि जी पूछिए मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपको? I guess there is some issue. एक चंदन सिंह जी का है सर, टर्नओवर बिलो 1 करोड़ वेदर 44 एडी मैंडेटरी और ऑप्शनल। ये तो खैर ऑप्शनल ही है। नहीं, आप देखो बड़ा कंफ्यूजन है इसके अंदर, इस पे भी एक अलग से हम डिस्कशन कर सकते हैं, पर मैं बात बता रहा हूँ सिंपल सा। 1 करोड़ के नीचे 44 एडी कोई आपको टेंशन नहीं है। आप ऑप्ट करना चाहे तो ऑप्ट करिए, नहीं करिए तो सिंपल आप फॉर्मेट 44AA आप जरूर चेक कर लीजिएगा, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड और नोट। अगर मेंटेन्ड है तो आपको बैलेंस शीट P&L बना के डाल दो, कोई तकलीफ वाली बात। नॉर्मल ITR अगर कंपनी है तो ITR 6, नहीं तो अदरवाइज ITR 3। सर एक नितेश अग्रवाल जी का आया है, सर इफ वी परचेज एंड सेल फ्रॉम सेम पार्टी इंस्टेड ऑफ पेइंग एनी अमाउंट वी एडजस्ट द बैलेंस बिटवीन द सेम पार्टी एज एन डेटर एंड क्रेडिटर। एक इन मिनट दिस में केस एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक सेकंड नितेश भाई, थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेंदी क्वेश्चन। इफ एक सेकंड sir, if purchase and sale from same party and instead of paying any amount we adjust the balance because the same party is in debtor and creditor, in this case 194Q is applicable। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 194Q में साफ लिखा हुआ है एनी अदर मोड। आपका मोड कोई सा भी हो लगेगा साहब, आप खुद बुक्स के अंदर सेटल कर दें, कहीं भी कर दें। एक और एग्जांपल लेता हूं, पार्टनर से परचेज किया और उसको सेटल कर दिया, पार्टनर को सेल किया और उसके ड्राइविंग से सेटल कर दिया। क्या है, दोनों का, पार्टनर का अलग प्रोप्राइटरी फर्म है, पार्टनरशिप अलग है जतिन जी, और पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर की प्रोप्राइटरी फर्म को सेल किया। अब वो पार्टनर बोलता है साहब मेरा तो बैलेंस पड़ा हुआ है, उससे एडजस्ट कर लो पार्टनरशिप में अकाउंट से, कर लिया साहब, तो 194 क्यों लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा साहब। एनी अदर मोड वर्ड मेंटेन वहाँ पे मेंशन है, जरूरी नहीं आप उसमें कवर होगी। डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं आएंगे, कमीशन है, और 44 AD के लिए एलिजिबल नहीं है साहब। दीपांशी जी का क्वेश्चन था। हाँ कमीशन। एनी अदर क्वेश्चन? सिद्धि जी आप हैं तो प्लीज कम है। एक सर एक क्वेश्चन और था, इफ टर्नओवर इज 7 CR एंड लॉस रिक्वायर्ड अंडर 44 AB। If turnover 7 crore and loss required audit 44 AB। थोड़ा सा अगर आप देखो, नहीं मैं शायद मैं आंसर कर पाऊँ। 10 करोड़ तक का तो 5% से अगर आप बाहर हो गए, वो लिमिट अगर आपकी सेटिस्फाइड हो रही है तो बात खत्म है, अदरवाइज ऑडिट होगी आपकी। सर संजय गुप्ता जी पूछ लीजिए सर। सर सेक्शन 206C1H में रिसीट सोर्स लिख रखा है, उसके में जो क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। आपकी बीच में आवाज कट गई, आप क्या बोले? क्या एडजस्टमेंट? जो सेक्शन 206(1H में है उसमें रिसीट सोर्स लिखा हुआ है, तो उसमें जैसे डेटर्स और क्रेडिटर्स की जो एडजस्टमेंट है तो वो इंक्लूड होगी या नहीं होगी? उसकी नहीं बोल रहा मैं, उसमें कंसीडरेशन वर्ड है, उसमें कंसीडरेशन वर्ड है। मैंने 194Q की बात की। हाँ नहीं, एनी अदर मोड 194Q में लिखा हुआ है। I guess all the questions has been answered। अभी शायद इस पे भी एक और आ गया सर क्वेश्चन, आप ही रीड करोगे मैं करूं सर? हाँ एक सेकंड। इफ एनी प्रॉपर्टी इन पार्टनरशिप फर्म बट इन द नेम ऑफ पार्टनर, नाउ ही
Now he taken back property by debit capital account and any disclosure. हाँ वो तो आपका 40A2 का अगर कुछ डिस्क्लोजर अगर आपको लगता है देना है या कुछ इम्प्लीकेशन आ रहा है कि किसी भी तरह, वो तो आपको देना ही पड़ेगा. Any other question? सर एक और आया दीपक सिंगला जी का, whether high C sales turnover to be checked for calculating turnover for section 44AB. एक मिनट. Whether high C sale turnover to be checked, हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आपका टर्नओवर है, अगर आपने हाई सी सेल कर दिया उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. I think Nitish bhai, we should close the session. Okay. We will please share your mobile number and email ID, Abhishek sir. सर एक पीपीटी भी इस पे अपलोड कर दीजिए सर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Sir PPT दे दीजिए. मैं पीपीटी या तो एक सेकंड, मेरे को एक सेकंड, मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ. भाई शोर आ रहा है पीछे से काफी. ट्रेन चल रहा है बस. थैंक यू संतोष जी, थैंक्स अ लॉट. Abhishek bhai, Thank you. wonderful and interactive session sir. थैंक यू थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. अच्छा सुनीता मैम, आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो लेट्स क्लोज द सेशन. हाँ, मैं जस्ट, या तो मेरे को थोड़ा सा उसमें कन्वर्जन में मैं कोशिश कर रहा हूँ भेजने की. एक बार एक मिनट देना, अगर नहीं होगा तो नितेश भाई आपसे शेयर करता हूँ, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या जिसको भी चाहिए. मेरे मोबाइल नंबर भी शेयर किया तो मैं भी वो करता हूँ. एक सेकंड कोशिश कर रहा हूँ, अगर विद इन फ्यू सेकंड्स हो गई तो ठीक है, नहीं तो एक सेकंड आप कोई नहीं कर लीजिए. Please take your time sir, कोई दिक्कत नहीं है. पीडीएफ थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसी में शायद प्रॉब्लम आ रहा है. एक जस्ट वेट फॉर माय. For information of all, we will be starting the IND-AS webinar series from Saturday. तो पहला जो वेबिनार है उसमें we have 3 speakers, जिसमें हम पूरा का पूरा ट्राई कर रहे हैं कि 10 सेशंस में सारा का सारा IND-AS कवर कर सकें. एंड वो 10 सेशंस हमने डिवाइड कर दिए हैं सर, सैटरडे संडे में, सो दैट कि मैक्सिमम मेंबर्स कैन टेक द पार्टिसिपेशन इन दैट वेबिनार्स. और उसमें काफी सारे स्पीकर्स हैं जो हमने दिल्ली एनसीआर इवन जयपुर से भी लिए हैं. एंड ऑल स्पीकर्स आर वेरी गुड एंड वी हैव डिवाइडेड द टॉपिक्स ऑफ 1 hour ईच. ऐसा नहीं हुआ कि एक ही स्पीकर 3 घंटे का सेशन ले रहा है तो वो थोड़ा सा इशू होता है, तो वो नहीं होगा. और उसमें हमने सारे इंडियाज कवर हो जाएंगे. तो उसका मैसेज आज शॉर्टली वी विल रिलीज इट फ्रॉम द ब्रांच ऑन 12th. वी विल बी स्टार्टिंग दिस. आलोक गर्ग जी हैं, ही विल बी टेकिंग द फर्स्ट सेशन इनिशियली. एंड वो बहुत बड़े ऑथर भी हैं, बहुत सारी बुक्स भी लिखते हैं, और इंडिया सर्टिफिकेट कोर्स जो ICA का चलता है उसमें भी ही इज अ वेरी गुड स्पीकर. तो आई रिक्वेस्ट एवरी मेंबर टू काइंडली ज्वाइन दैट कोर्स आल्सो. थैंक्स अ लॉट मनीष जी. नीतीश भाई, मैं थोड़ा सा वो कन्वर्जन में आपको सेंड करता हूँ, या मैंने मोबाइल नंबर दिए जो मैं सीधा डायरेक्ट भी भेज दूंगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. आपके मोबाइल नंबर पे शेयर करता हूँ मैं सीधा. ओके सर, ओके, नो इश्यूज. सो फॉर्मली लेट्स क्लोज दिस. थैंक यू अभिषेक जी एंड थैंक यू रेवाड़ी ब्रांच एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, संजय चांडक जी एंड विपिन शर्मा जी, नीतीश चुग जी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार. For formal vote of thanks, I request our past chairman C. Amit Kumar Punyani ji. Punyani ji. Thank you Nitesh ji. Today's guest speaker Abhishek Jain ji, Jatin Saini ji रिवाड़ी से, संजय चांडक जी, विपिन शर्मा जी, नीतीश चुग जी, संजय गुप्ता जी, तेजिंदर भारद्वाज जी एंड सब ऑल पार्टिसिपेंट्स. वैसे तो सर वोट ऑफ थैंक्स एक परंपरा है जो देना होता है. नितेश ने सबको दे ही दिया और आपको चैट बॉक्स पे भी लोगों ने थैंक्स कह दिया. आपने जो इतना बढ़िया सेशन आज दिया है, और ये एक नए टाइप का मतलब नया टॉपिक था जो थोड़ा बेनिफिट, ये चीजें सबको पता भी होती है लेकिन इग्नोर हो जाती हैं, भूल जाते हैं.
जैसे अब आपने आज बताया कि सब अपनी एक चेकलिस्ट बना लें, वो चेकलिस्ट के हिसाब से कोई ट्रस्ट में जैसे प्रेसिडेंट चेंज हो गया, ये वाकई में ही गलतियां हो जाती हैं। सिर्फ आज आपने सबको याद करा दिया, इस वजह से आप सब एक बार जरूर, जब भी कोई ट्रस्ट की रिटर्न फाइल करेगा ना सर, एक बार जरूर आपका नाम याद आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सेशन दिया और मैं सभी अपने फरीदाबाद के पार्टिसिपेंट्स का ऐसे ही धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा नंबर में अटेंड करा। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि फरीदाबाद ब्रांच को आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, ताकि अच्छे से अच्छे नए टॉपिक, आपको कोई किसी टॉपिक की आप हमें बताएं, कौन से टॉपिक पे स्पीकर हम अपने आप अरेंज कर देंगे। अब तो जूम का जमाना है, यहाँ बैठे बैठे आप हैदराबाद, सिंगापुर से भी स्पीकर को ला सकते हैं। हमारे सेक्रेटरी बड़े टैलेंटेड हैं और वो काफी सर्च कर रहे हैं, इधर से उधर अच्छे से अच्छे स्पीकर ढूंढ रहे हैं। तो मैं सभी मेंबर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्रांच को किसी भी ऑफिस बैरियर या मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को कोई भी अपना मैसेज डाल दें कि हमें इस टॉपिक पे इस तरीके का सेमिनार चाहिए, तो हम उसको जल्द से जल्द अरेंज करेंगे। हमारे पास अभिषेक जैन जी जैसे स्पीकर हैं और हमारे प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए हमारे कई पास्ट प्रेसिडेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you Thank you, everyone. Nitin. Thank you. Thank you, Nitish bhai. Thank Thanks you. a lot, sir. Thank you, Jatin Sen ji. Thank you. Thank you, sir, Jatin ji. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot, everyone.